हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज वेव बंसल। जैसे कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप टॉपिक्स बताएंगे और उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी देने के लिए, कॉन्सेप्चुअली डिटेल में उन टॉपिक्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने हो जाऊंगा हाजिर। और ऐसे ही कल की वीडियो के बाद मुझे कई सारे चैनल्स पर मुझे कमेंट्स आए और मुझे पता चला कि लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से। उसमें से भी एक मेजर पॉइंट है, दैट इज अ डीम्ड डिविडेंड टॉपिक। आज की वीडियो में हम डीम्ड डिविडेंड को बहुत अच्छे से फुल डिटेल में समझने वाले हैं कि होल उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, और किस तरीके से उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होने वाली हैं। हम लॉ की बिल्कुल इंट्रिकेसीज में जाएंगे, जहां पर आईसीआई शायद आपके साथ खेल सकता है और कुछ क्वेश्चंस पे ऑलरेडी खेल भी चुका है। तो आज की वीडियो होलसम वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक डीम्ड डिविडेंड, जो सेक्शन 2 क्लॉज 22 से शुरू होता है, ए टू एफ क्लॉज के अंदर, सब क्लॉज के अंदर चलता है। ठीक, तो ये पूरी वीडियो में एक बार अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, जितने भी मिनट की होगी, 40 45 मिनट्स 50 मिनट्स, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, आपको डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा ऐसी भी नहीं दूंगा नॉलेज जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए बट आपको एग्जाम में काम ना आए। इधर मेन फोकस हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मेन फोकस एग्जाम होगा। बट उसके अंतर्गत भी रहते हुए आपको जितनी डिटेल में नॉलेज दी जा सकती है वो सारी देने की मैं कोशिश करूंगा। एक ही रिक्वेस्ट है, इस सेशन को देख रहे हो तो पेन और पेपर कॉपी सब कुछ लेकर ही बैठना, लिखते जाना जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है सर। ये नोट कहां से मिलेंगे? ये मेरे नोट्स जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, इसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है। ये पूरे के पूरे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अवेलेबल। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है, उस पर जाना और उसे ज्वाइन कर लेना। ये वाले नोट्स आपको पूरे उधर अवेलेबल मिल जाएंगे। इज दैट ओके? तो शुरुआत करें अपने सेक्शन नंबर 2 क्लोज 22 से। ई से लेकर एफ तक की पूरी जर्नी इन फुल डिटेल्स। पेन और कॉपी ले लो, आधी मिनट का समय, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। शुरुआत कर रहे हैं हम पूरे सेशन का। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या है। देखो कोई भी अगर आपकी इनकम ऊपर दिए गए हेड्स में क्लासिफाई नहीं होती है, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रही, पीजीबीपी में नहीं आ रही, कैपिटल गेन में नहीं आ रही, सैलरी में नहीं आ रही, तो वो कहाँ चली जाएगी? वो आएगी आपकी अदर सोर्सेस में। इज दिस क्लियर? ठीक है। अदर सोर्सेस में तो जितनी भी डिविडेंड इनकम होती है ना, वो टैक्स होती है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बट उसमें एक बात याद रखो कि भाई डिविडेंड इनकम जब टैक्स अदर सोर्सेज में हो रही थी, तो ये कॉन्सेप्ट अलग से लाने की जरूरत क्या पड़ी, विच इज नोन एज अ डीम्ड डिविडेंड। कौन सा ऐसा डिविडेंड है जिसको सरकार को मानना पड़ गया कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड? क्या कोई प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे ना, आप प्रोविजंस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूं। देखो, अगर कोई कंपनी डिविडेंड बोल के, डिविडेंड के नाम पर ही अगर आपको पैसा दिया जाएगा, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। सिंपल है। सरकार के लिए भी सिंपल है, हमारे लिए भी सिंपल है, टैक्सेबिलिटी डिफाइंड है। बट सपोज करो ना, हम तो सीए है ना, हम सीधा सीधा तो कोई काम करते नहीं है, हमें तो कंपनी का टैक्स बचाना है। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा देखो कंपनी क्या चाहती है, शेयर होल्डर को बेनिफिट ही तो प्रोवाइड करना चाहती है इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, बेनिफिट ही देना चाहती है। तो बेनिफिट क्यों ना हम कैश के फॉर्मेट में ना दें, हम उसे डिविडेंड बोल के ना दें, हम किसी और तरीके से शेयर होल्डर को अगर बेनिफिट पहुंचा दे, तो वो भी तो क्या हो सकता है, वो भी तो एक डिविडेंड की तरह ही काम कर सकता है। डिविडेंड क्या है? एक तरह से शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचाना। अभी तक हम कैश के फॉर्म में पहुंचा रहे थे, डिविडेंड नाम बोल के पहुंचा रहे थे, तो सरकार की नजर में आ रहा था, सरकार टैक्स कर रही थी। बट एक काम करते हैं, डिविडेंड ना बोल के ही हम डिविडेंड दे देते हैं। सपोज करो हमें क्या बेनिफिट देना है ना, शेयर होल्डर को बेनिफिट देना, कितने का देना? सपोज कर लो 200 करोड़ रुपीस का हमारे को क्या देना है, बेनिफिट देना है। क्या करें? अरे एक काम करो, हमारे पास एक मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी है और बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, एक कोई बिल्डिंग है, बहुत हैवी बिल्डिंग है प्रॉपर, एक काम करो, ओल्ड हो चुकी है, उन सबको बेचो। उन सबको बेचा, उन सबको बेचा भी कैसे? किसी और आदमी को बेच के पैसा आया वो नहीं, शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड बिल्डिंग है, शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शेयर होल्डर के पास क्या आया? बिल्डिंग आई। शेयर होल्डर के पास क्या आया? बिल्डिंग आई। तो क्या बिल्डिंग शेयर होल्डर के पास आना, क्या वो डिविडेंड है क्या? डिविडेंड तो नहीं है आज तक के फॉर्मेट में। अगर मैं मान के चलूं डिविडेंड, डिम डिविडेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पर कंपनी ने शेयर होल्डर को एक प्रॉफिट, एक आपको बेनिफिट तो पहुंचा दिया ना, कंपनी ने आपको बेनिफिट पहुंचा दिया। अब यही प्रॉब्लम थी सरकार के लिए कि भाई इसको मैं डिविडेंड में क्लासिफाई कर नहीं सकता।
तो किस तरीके से इस पूरे प्रोविजन को लेके चलना पड़े, तो इसलिए सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर आई डीम्ड डिविडेंड का, कि आप बोल के डिविडेंड नहीं दे रहे हो, पर हम कुछ चीजों को तो डिविडेंड मान लेंगे कि आपने ये डिविडेंड ही दे दिया है, आपने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है अपने शेयर होल्डर को। दिस इज कॉल्ड द डीम्ड डिविडेंड। प्रॉब्लम समझ आई कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा था, और प्रॉब्लम को प्लग करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए सरकार क्या लेकर आई, एक डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लेकर आई, जो आपके सेक्शन नंबर 56 के हिसाब से, देखो सेक्शन नंबर 56 के हिसाब से आपका डीम्ड डिविडेंड, आपका जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, दैट इज इनकम विच आर चार्जेबल ओनली टू द अदर सोर्सेज। कुछ ऐसी इनकम है जो कि सिर्फ अदर सोर्सेज में ही टैक्स होंगी, पर कुछ और ऐसी इनकम होती है जो अदर सोर्सेज में टैक्स हो सकती है ओनली इफ इट इज नॉट चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी। ऐसी कुछ इनकम से याद है, उसका वो अलग पार्ट है सेक्शन का। अभी सेक्शन नंबर 56 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी इनकम जो चार्ज होने वाली है इन द अदर सोर्सेज ओनली, इधर ही चार्ज होंगी और किसी सेक्शन में जाके चार्ज नहीं होगी। तो उस सेक्शन का एक पार्ट क्या है, डिविडेंड इनकम, यानी कि डिविडेंड इनकम पीजीबीपी में जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकती। किसी और हेड में जा सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। किस हेड में जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज हेड में ही आएगी। इतनी बात समझ आई। अब देखो डिविडेंड इनकम हमें तो समझ आ गया, नॉर्मल डिविडेंड बोलकर अगर कंपनी आपको टैक्स डिविडेंड अमाउंट दे दे 56 to 1 में जाके आप क्या कर देना, उसे टैक्स कर देना। अंडरस्टूड। बट सपोज इफ इट इज अ डीम्ड डिविडेंड, कि डिविडेंड तो है, पर अब डिविडेंड कुछ और चीजों को भी इंक्लूड करेगा, वो कहां बताया, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22 में बताया। उसके फिर क्लॉजेस चल रहे हैं A B C D E, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करता है, एंड देन ई। अब ये आप सॉरी देन एफ, अगर ये आप क्लॉजेस पूरे पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड समझ आ जाएगा, कि डिविडेंड कुछ है, उसके अलावा डिविडेंड में कुछ और चीजें भी इंक्लूड की गई है। अंडरस्टूड। ये लेक्चर में एकदम फुल रेगुलर लेक्चर के वे में ही आपको पढ़ा रहा हूं। प्लीज थोड़ा अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आप लोगों के पास हमेशा होता है, स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। पर मैं एकदम एकदम डिटेल में ले जाना चाहता हूं, स्मॉल टू हाईएस्ट तक, ठीक है। तो किसी को स्पीड स्लो लग रही हो, स्किप करना, तो थोड़ा थोड़ा स्किप करके आप देख सकते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं आगे चल रहा हूं, तो डीम डिविडेंड की बात आपको समझ आ गई। देखो डीम डिविडेंड के जो क्लॉजेस पढ़ने से पहले ना, कुछ चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेना चाहता हूं। आ जाओ, नोट्स कॉपी और पेन लेकर बैठ गए ना, तभी बैठना। देखो इस सेशन को देखोगे ना, देख के मजा नहीं आने वाला, साथ के साथ लिखोगे मजा आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग 4 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ये कहो कि बोर्ड नोट्स में आपको टेलीग्राम पे डाल दूं, शायद ना भी डालूं, पर हाँ ये अपने मेरे ये नोट्स जो है ये डाल दूंगा, ठीक है। बोर्ड नोट्स आपको बनाने हैं, ओके। सो आ जाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डीम्ड डिविडेंड। देखो डिविडेंड को ना कैसे दिया जा सकता है, आपने अगर लॉ में पढ़ा हो तो डिविडेंड कहां कहां से दिया जा सकता है, जरा मुझे बताओगे क्या। एक तो आपके करंट ईयर प्रॉफिट से दिया जा सकता है, और आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जा सकता है, जो पास्ट ईयर के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनसे दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट्स तो हमें समझ आ गया, करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ना, पता है, टीम डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो, ये एक एग्जांपल, सपोज करो कि एक कंपनी है, सपोज अ कंपनी हैज रिजर्व्स एंड सरप्लस, लिखते चलना, ये नोट्स बहुत काम आने वाले डीम डिविडेंड को रिवाइज करने के लिए, तो लिखते चलना बिल्कुल ही। ₹40 lakhs, आउट ऑफ विच इट कैपिटलाइजेस ₹10 lakhs by way of issuance of bonus shares, ठीक। तो देखो हुआ क्या, एक कंपनी थी, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए थे, कितने के, 40 लाख रुपए के। उसमें से उसने कैपिटलाइज कितना कर दिया, 10 लाख रुपीज बाय इशूइंग बोनस शेयर, यानी कि उसने बोनस शेयर इशू कर दिया, और जो 10 लाख का जो रिजर्व एंड सरप्लस था उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो बताना जरा, एक मिनट बताओगे इसकी एंट्री क्या होगी, जितने भी अकाउंटिंग वाले एफआर वाले लोग हैं, जरा मुझे एक बार बताओ ना, इसकी एंट्री क्या होनी है। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा कम होने वाला, तो आ जाएगा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। डीटी में एफआर का तड़का होना चाहिए, कितने का,
10 लाख रुपीज का टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। ठीक। अब देखो, एक बात समझो, ये वाली मैंने एंट्री पास कर दी। अब एक बार बताओ, मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस बचा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस का बचा नाउ रुपीज 10 लाख इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट एंड रुपीज 30 लाख जो क्या है बैलेंसिंग 40 लाख माइनस 10 लाख इज अदर देन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। करेक्ट। तो सरकार ने पता है दो चीजों में आपके पूरे के पूरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया? कहती है सरकार देखो जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक हो सकता है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और एक हो सकता है एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक। इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब बताना इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या है हमारा? देखो ना, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट तो भाई यही है हमारा 40 लाख रुपीज, यही इंक्लूडिंग है क्योंकि इसी में से हमने कैपिटलाइजेशन किया है। तो 40 लाख रुपीज ही मेरा क्या हो गया इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज 40 लाख रुपीज। अच्छा, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट क्या हो गया हमारा 30 लाख रुपीज, दैट इज 40 लाख माइनस 10 लाख रुपीज। तो देखो सरकार ने इसमें दो चीजों में डिवाइड किया, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट और एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब आप जो पढ़ने वाले हो ना 2 क्लॉज 22 ए से लेकर 2 क्लॉज 22 डी तक, उसमें इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट की बात की जाएगी। पर जो आप पढ़ोगे ना 2 क्लॉज 22 ई, उसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट की बात की जाएगी, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट शब्द लिखा जाएगा। तो समझ आया एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट जो आपने कैपिटलाइज कर दिया उसको हटा दो, जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना सिर्फ उतना तक ही आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ आई? ये बाइफर्केशन समझ आया कि मैंने बाइफर्केशन क्यों आप लोगों को पढ़ाया कि 222 ए से लेकर 222 डी तक है ना, वो इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट की बात करेगा। पर जो 222 ई जो आप लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला सेक्शन है, वो एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट की बात करता है। अंडरस्टैंडिंग? इतनी बात समझ आ रही है? स्लो स्लो चलो, सब कुछ नोट्स बनाते हुए चलो, अच्छे से समझ आएगा। इस सेशन के बाद डीम डिविडेंड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने। हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सिर्फ इस सेशन को ध्यान से सुनना और लिखते हुए चलना। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डीम डिविडेंड के प्रोविजंस को। डीम डिविडेंड के प्रोविजंस बहुत सिंपल है। मतलब अगर मैं ये वाले प्रोविजंस की बात करूं ना, ये वाले प्रोविजंस तो मतलब चिंदी चिंदी प्रोविजंस। चलो आ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं 222 ई से, ए से। ये क्या कहता है? अगर कोई कंपनी, एनी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एनी एसेट टू द शेयर होल्डर, तो जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टू द शेयर होल्डर, ये एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लेंगे कि आपने एक तरह से कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड ही दे दिया है। हम मान लेंगे ये एसेट देने की जरूरत क्या पड़ी गई भाई? सोचो ना, एसेट देने की कंपनी को क्या जरूरत पड़ गई? शेयर होल्डर को एसेट कौन देता है? शेयर होल्डर को बेनिफिट देना चाहा है पर डिविडेंड बोल के दे दिया तो गलती हो जाएगी। जो हमने पहले एग्जांपल ले लिया था कि बिल्डिंग दे दी या फिर कुछ और दे दिया, अगर डिविडेंड नाम बोल के दे दिया तो टैक्स लग जाना है। इसलिए एक लूप होल निकाला कि कोई एसेट दे देते हैं जिससे कि बेनिफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, डिविडेंड भी नहीं बोला जाएगा। सरकार कहते हैं रुक जाओ, ये डिविडेंड नहीं है तो क्या हुआ, हम इसको मान लेंगे कि आपने डिविडेंड दिया है, यानी कि आपने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है अपने शेयर होल्डर को। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट कहां तक? सपोज करो कि मेरे पास, कंपनी के पास था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी के पास पड़ा हुआ था वो कितना था? सपोज करो 100 करोड़ रुपीस का। ठीक है। बट एसेट जो ट्रांसफर करी है ना, वो कितने की कर दी गई है? 120 करोड़ की।
तो डीम्ड डिविडेंड कितने का मानू, 100 का मानू, 120 का मानू, या कितने का मानू? सरकार कहती है अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इंक्लूडिंग द कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था ना, देखो 222 ए से लेकर डी तक सब में इंक्लूडिंग की ही बात की जाएगी। तो इंक्लूडिंग में उन्होंने क्या कहा कि हम क्या मानेंगे, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है, यानी कि आपका जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, उतना हम आपका डीम डिविडेंड मान लेंगे इंक्लूडिंग द कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। इधर कोई कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का मैंने सिनेरियो नहीं दिया है, अगर होता तो उतना हम मान लेते। अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर हो गई। तो कितना मानेंगे हम, यहां मान लेंगे हम अप टू द कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट दैट इज डीम्ड डिविडेंड इज इक्वल टू ₹100 करोड़। ठीक, इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक देख के चलना है। अच्छा, इसमें मैं एक केस आपके लिए बनाऊं। सपोज करो, सपोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे पास पड़ा हुआ है कितना, 80 CR। एसेट जो मैंने शेयर होल्डर को दी है, एसेट ट्रांसफर्ड, उसकी बुक वैल्यू है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, सपोज करो 100 CR। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 CR। ये केस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 80 CR। चलो इसको बढ़ा देते हैं, चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बढ़ाकर 140 CR कर देता हूं। चलो इस केस का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाता है आपका 140 CR। ठीक है, एसेट जब ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज 100 CR की, फेयर वैल्यू इसकी होगी 120 CR। हमने क्या सीखा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप क्या दे रहे हो, अपना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, उतना तक हम क्या मान सकते हैं, डीम्ड डिविडेंड। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है, 140 करोड़, यानी कि 140 तक एट मैक्स, ये नहीं कह रहे कि हम 140 मान लेंगे, एट मैक्स हम 140 तक आपका डीम्ड डिविडेंड मांग सकते हैं। अगर आपने बेनिफिट कम कर दिया तो कम ही मानेंगे, बट एट मैक्स हम कितना मानेंगे, 140 CR। ठीक है ना? अब देखो, बुक वैल्यू क्या थी, 100, फेयर वैल्यू क्या थी, 120। अब दिल पर हाथ रख के बात बताओ, शेयर होल्डर को बेनिफिट कितने का प्रोवाइड हुआ, 100 करोड़ का हुआ या 120 करोड़ का हुआ? देखो, बुक में तो वैल्यू 120 है ना, पर मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, 120, यानी कि जो मैंने एसेट दिया उसकी वैल्यू तो इन एक्चुअल 120 CR है ना। तो बेनिफिट कितने का प्रोवाइड हुआ, बेनिफिट प्रोवाइड हुआ 120 CR का, यानी कि हम उसको डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, डीम्ड डिविडेंड क्या मानेंगे हम? डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, डीम्ड डिविडेंड टू सेक्शन टू क्लॉज 22A के अंदर कितना हो जाएगा, ₹120 करोड़। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो आपके लिए पॉइंट नंबर ए, आपका जो सेक्शन पॉइंट नंबर ए था, 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए कंप्लीट हो गया। बट इसमें मैं एक बात बताऊं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। शेयर होल्डर लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, वर्ड शेयर होल्डर लिखा है। अगर लॉ में वर्ड शेयर होल्डर लिखा है, दैट मीन्स इट इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर हो, किसी को भी दो चलेगा, क्योंकि वर्ड क्या है, शेयर होल्डर है। स्पेसिफिकली लिखा क्या, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इस पे एम्फोसिस डाल रहा हूं, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में पता चलेगा, 222B में। अभी इतनी बात समझ आए कि शेयर होल्डर शब्द लिखा है, यानी कि इक्विटी को दो, प्रेफरेंस को दो, किसी को भी कोई भी एसेट दे दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, उस केस में आपको डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो क्या एक बार अब इसको लॉ की लैंग्वेज में पढ़ लें, क्या हम देख लें कि क्या अब हमारे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आ जाओ, 222, देखो सेक्शन नंबर 222 ये रहा, उसका ए पार्ट ये रहा, ऐसे 222A ऐसे पढ़ के। तो डिविडेंड में इंक्लूड करता है, डिविडेंड में इंक्लूड क्या क्या कर रहा है, देखो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यानी कि इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन हो गया, चाहे कैपिटलाइजेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, यानी कि ग्रॉस अमाउंट पकड़ के हुए चलेंगे। तो कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही मान के चल सकते हो, वो भी इंक्लूडिंग मानना पड़ेगा, यस। If such distribution involves the release by the company to its shareholder of all or any part of the assets of the company, यानी कि अगर आप किसी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर शब्द लिखा हुआ है, देखो शेयर होल्डर, क्या इक्विटी शेयर होल्डर लिखा, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा, क्या नहीं लिखा,
शब्द क्या है, शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों चलेंगे, क्या चलेंगे, उन्हें आप कोई भी एसेट, कंपनी का एसेट अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैं उसको क्या मानूंगा, मैं उसको डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मानूंगा। इज दिस क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? तो जितना भी एसेट है अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर को तो अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसको क्या मान लूंगा, उसको डीम डिविडेंड मान लूंगा। देखो याद करना कितना आसान है, ए फॉर एसेट, ए फॉर सब क्लॉज ए, याद हो गया आपको, ए से एसेट होता है, ए से सब क्लॉज ए होता है। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ आई? बोलो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, आ जाओ 222 बी। अब हम पढ़ेंगे 222 बी, ये भी बड़ा अच्छा है पर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो, लिखो, एनी कंपनी अगर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को समझना, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसे। ठीक, अगर डिवेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिवेंचर्स स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या फिर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक, ये किसी भी शेयर होल्डर, मैं यहां लिख रहा हूं, अच्छे से लिख रहा हूं, ये क्लियर मार्केशन आपकी बुक्स में भी होना चाहिए, किसी भी शेयर होल्डर को करो, एनी शेयर होल्डर है यहां, एनी शेयर होल्डर चलेगा क्या, हाँ जी चलेगा। तो आप अगर कंपनी डिवेंचर दे रही है, डिवेंचर स्टॉक दे रही है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है, किसी भी शेयर होल्डर को दे तो वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, बट एक प्रॉब्लम है, अगर कंपनी बोनस शेयर दे दे, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर दे, देखो बोनस शेयर देके भी तो बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है ना, पहले आपके पास 10 शेयर थे, अब आपके पास कंपनी के अब आपके पास कंपनी के 15 शेयर हो गए, तो आपके पास 5 शेयर एक्स्ट्रा है ना, तो 5 शेयर की वैल्यू आपकी बढ़ गई, तो बोनस इशू मिल गया आपको, तो अब तक बेनिफिट पहुंच गया ना कंपनी की तरफ से, तो हाँ, पर वो डिविडेंड का रूप नहीं आया ना, डिविडेंड नहीं आया, सरकार ने पकड़ लिया, अब ऐसा भी काम करते हो, तो वो कहता है बोनस शेयर अगर आपने दिए, अगर इक्विटी वाले को दे रहे हो ना, चलेगा, क्या कह रहा हूं सुनो, इक्विटी वाले को दे रहे हो ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। पर डीम डिविडेंड कब माना जा रहा है, अगर आप किसी एनी प्रेफरेंस, इसमें एनी भी छोड़ो, लिखो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो आप, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हो तो ये डीम डिविडेंड के पार्ट में आ जाएगा, तो ये डीम डिविडेंड बन जाएगा। बट इक्विटी को दे रहे हो तो क्या ये डीम डिविडेंड बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? तो 222 बी भी समझ आ गया, 222 ए भी समझ आ गया, ये क्लियर डिमार्केशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों ने पहले कितना इसको इतने डिटेल में पढ़ा, नहीं पढ़ा, इतने शब्दों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, आई डोंट नो, बट आपके साथ ऐसे इन्हीं शब्दों पर खेल जाता है, फिर आप कहोगे कि हम लिखकर तो सब कुछ आए थे पर नंबर नहीं मिले, क्योंकि ये चीजों को क्लियर डिमार्केशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो 222 बी भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं 222 ए से लेकर डी तक कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत आप ई में फंसोगे, उसके लिए मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल देने वाला हूं जिसमें कि बी में भी आप फंसना खत्म कर दोगे आज के बाद। चलो आ जाओ, बी पढ़ते हैं, चलो बी 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 क्या कहता है, कह रहे एनी distribution to its equity shareholders by way of debentures, debenture stock or deposit stock in any form and sorry इधर equity shareholder नहीं है, काटो इस वर्ड को, and any distribution to its preference shareholder of shares by way of बोनस। ठीक, बोनस के शेयर्स अगर आप दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, बोनस के टाइम में तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर शब्द यूज किया गया है, ठीक है ना। और अगर आप डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो तो इक्विटी नहीं, यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर वर्ड यूज किया गया है। ठीक, अगर आप किसी भी शेयर होल्डर को दोगे, किसी भी शेयर होल्डर को दोगे तो वो क्या माना जाएगा आपका, आपको मतलब अगर आप डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो तो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा।
प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो तो वो डीम डिविडेंड किसके, सॉरी बोनस दे रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हाथ में ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर क्या कहता है, टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यानी कि वही इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। और यहां मैंने नोट में भी उसको क्लैरिफिकेशन देकर लिख दिया स्पेसिफिकली कि बोनस शेयर्स है ना, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो तो वो इधर कवर नहीं है, जो मैंने यहां पर भी कहा था कि बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। यहां पर ये इक्विटी वर्ड गलती से आ गया था, मैं इसको एडिट करके ही आप लोगों तक वो फाइल पहुंचा दूंगा। ओके, अंडरस्टूड? आपको शेयर होल्डर वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां इक्विटी वर्ड नहीं है। ओके, डन, इतनी बात क्लियर हो गई। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना तो लिखते जाना प्लीज कि समझ आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग जैसे समझ पा रहे हैं चीजों को। तो लिखते हुए चलना प्लीज। 222C, देखो बी से बोनस भी हो गया आपका, बोनस वाली बात है ना, ऐसे बी से याद कर लेना। सब क्लोज मतलब सब क्लोज बी से बोनस, बोनस में डिवेंचर वगैरह ये सब भी आपको साथ में याद हो जाने चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? आ जाओ जी, थर्ड पॉइंट और आसान, मतलब इनमें कुछ है ही नहीं। कहता एसेट ऑन इट्स लिक्विडेशन, अगर कंपनी ट्रांसफर कर रही है कोई एसेट ऑन इट्स लिक्विडेशन, किसको, किसको कर रही है, टू एनी इक्विटी शेयर होल्डर्स, किसको कर रही है, सबको नहीं कर रही, पर सिर्फ किसको कर रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पर शब्द देखो ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, दैट टू अप टू द accumulated profit whether capitalized or not, यानी कि इंक्लूडिंग द कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। अंडरस्टूड? 2 + 22 सी भी खत्म हो गया कि एसेट ऑन इट्स लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन पर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, आप इक्विटी शेयर होल्डर को कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है। देखो एसेट वाला पॉइंट ए में भी आया था, ए में भी आया था देखो, पर वो क्या कह रहा था, नॉर्मल सिचुएशन में ट्रांसफर हो रहा था एसेट, नॉर्मल सिचुएशन को हो रहा था, वो भी किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को चलेगा, बट नॉर्मल सिचुएशन में चलेगा। अब यहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, यहां पर सिचुएशन बदल गई है, लिक्विडेशन हो रहा है अब कंपनी का। तो जो आप एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को करोगे तो डिविडेंड माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिक्विडेशन पर, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या माना जाएगा, क्या डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अंडरस्टूड? इतनी बात आपको और क्लियर होती है क्या? वेरी गुड। एक साथ पढ़ेंगे 222 DB पढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर हम एक अच्छी डिटेल स्टडी पर चलेंगे ऑफ द 222E। ठीक है, आ जाओ। ये भी छोटा सा सेक्शन है। ये क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझो। और चलो इसी से लिखते हैं, एसेट ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, किसको, टू, एक मिनट, किसको दे रहा है, टू एनी इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, इनसे वो वाली बात कॉमन है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर देखो सिचुएशन थोड़ी और बदली, एसेट दे रहे हैं, हाँ ए में भी दे रहे थे, सी में भी दे रहे थे, डी में भी दे रहे हैं, एसेट ही दे रहे हैं। पर देखो ना, ए में नॉर्मल सिचुएशन थी, सी में क्या हुई, लिक्विडेशन ही हो गई, डी में थोड़ी सी इशू अलग है, कहते हैं आपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन किया है, उस शेयर कैपिटल को रिडक्शन करते समय आपने क्या दे दिया, एसेट दे दिया, और वो किसको दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, तो भी इसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल भी आपको आगे चल के देने वाला हूं। अंडरस्टूड? एसेट ऑन रिडक्शन ऑफ इट शेयर कैपिटल, अगर आप किसी इक्विटी शेयर होल्डर को देते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अंडरस्टूड? आ जाओ भाई, सी और डी भी जरा पढ़ लेते हैं। सी देखो, any distribution to its shareholder by a company on its liquidation to the extent of which such distribution is attributable to accumulated profit whether capitalized or not of the company immediately before its liquidation। अब इधर इंपॉर्टेंट बात सुनो, बिफोर इट्स लिक्विडेशन, शब्द सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द कह रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस दिन के लेने हैं मुझे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिफोर लिक्विडेशन की डेट्स के लेने हैं, यानी कि लिक्विडेशन की डेट या उसके बाद का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, उससे क्या हमारे को कोई मतलब है क्या?
कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या उस दिन का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उससे कोई हमें मतलब है होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक। ऑन द मतलब वो क्या कहता है, कंपनी के बिफोर, इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन, जो भी उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था ना, वही हमारे काम पे उसके बाद का या उस दिन का लिक्विडेशन वाली डेट का। आईसीआई हो सकता है आपको लिक्विडेशन वाली डेट का भी दे दे, हमें उससे मतलब है क्या? नहीं, हमारे को बिफोर इट्स लिक्विडेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिफोर इट लिक्विडेशन वाले का प्रॉफिट का काम का है। ठीक। तो क्या कहते हैं, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कैन नॉट अमाउंट टू डिविडेंड, इट इज अ रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। इतनी बात समझ आती है? तो हमारे को शब्दों को पकड़ते हुए चलना है। शब्द क्या कह रहा है? बिफोर इट्स लिक्विडेशन। अंडरस्टूड? इतनी बात और क्लियर हो गई आपको? ठीक। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, इन्हीं बारीकियों पर क्वेश्चन बन जाता है, फिर समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होती है। अब देखो डी वाला पॉइंट भी हमने कवर किया, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। अगेन क्या आया इसमें? इक्विटी शेयर होल्डर आया। फिर क्या कहता है? by a company on reduction of its capital to the extent to which company possesses accumulated profit whether capitalized or not। इतनी बात समझ आती है तो बोलो, इतनी बात समझ आती है तो बोलो। अंडरस्टूड? क्लियर है? आगे बढ़े। तो देखो जनरल नोट्स में कुछ नहीं है, डिविडेंड जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होने वाला है। और अगर रिसीव होता है वो क्या, हाँ, अगर इन काइंड रिसीव होता है तो जो मार्केट वैल्यू है ना आपकी, मार्केट वैल्यू ऑन द ऑफ सच एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और जैसे कि आपको एसेट दिया जा रहा है ना, मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था ना ये फर्स्ट वाले पॉइंट में, यहाँ पर देखो ना, मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में एग्जांपल दिया था ना आपको, यहाँ ये रहा कि हमने बुक वैल्यू क्या करी 100 सीआर की और फेयर वैल्यू क्या गई 120 की, तो आपको फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि उतने की ही आपको एक्चुअल आपको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अंडरस्टूड? क्लियर है ये सारी बातें आपके लिए? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए अब। आ जाओ। अब आता है आपका मेन ड्रैक्युला सेक्शन, जिससे आप सब परेशान हो। मुझे पता है आप मन ही मन सोच रहे हो ये वाला सेक्शन समझा दो सर, ये वाला सेक्शन समझा दो अच्छे से, बस टेंशन मत लो, ये वाला सेक्शन भी हो जाएगा। इस सेक्शन में हम कई सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसी सेक्शन से रिलेटेड दो केस लॉस भी हैं, तो उन दो केस लॉस को भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। अभी हमने यहां तक कर लिया है, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। ये नोट्स अगर किसी को पास किसी को चाहिए तो नीचे है टेलीग्राम सेक्शन, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना, इजिली फ्रीली एक्सेसिबल है। आ जाओ। 222E। अब इसमें बहुत ध्यान से पहले कुछ बना लो, फिर समझते हैं। समझो इसे, एक कंपनी है विच इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अच्छा, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है पता है ना आप लोगों को? क्लोजली हेल्ड कंपनी को मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो लोन या फिर एडवांस दे देती है। किसको? अब देखो, प्रैक्टिकल लाइफ आप समझो, थोड़ा सा इस सेक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। देखो, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, तो लोन्स एंड एडवांस किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकती। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऑडिट का, आपको कमिटीज बैठ गई होंगी, ऑडिट कमेटी बैठी होगी, कई चीजों को संभाल रही होगी। आप कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कर सकते तो बहुत ज्यादा उस पर अटेंशन रहेगी, हर कमिटीज की रहेगी और शेयर होल्डर्स की रहेगी, सेबी की रहेगी, 50 चीजों की लिमिटेशन है। बट एक क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसके शेयर लिस्टेड ही नहीं है कहीं भी, हम और जैसे आप जैसे लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, अगर वो अपने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को, या फिर कोई एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने 10% से ज्यादा की होल्डिंग कर रखी है, जो डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है उस कंपनी को, अगर उसे लोन और एडवांसेस दे दे, ठीक है ना, डिविडेंड नाम से नहीं दे रही, लोन दिया है, डिविडेंड नहीं दे रहा, वो लोन दे रहा है, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं टैकल करना होगा ना। देखो, ऊपर पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी वगैरह चीजें हैं, वो सब पता चल जाएगी, वो सब हाल सब उसमें आ जाएगा, ऑडिटर भी देख लेगा, आपको सेबी की भी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, 50 चीजें होंगी, वहां ये सब काम नहीं होता। पर जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है ना, वहां पर ये रिस्क ज्यादा है कि नहीं है? बताओ ना, ऑडिट वाले जितने भी हैं ये बताओ ना, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं है ना? तो बस इन्हीं को पकड़ने के लिए 2+22E आया। क्यों आया और किसके लिए आया? क्यों आया समझ आ गया, किसके लिए आया? क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए आया। क्या पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। किसके लिए आया? क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए आया। ओके, अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर हो गई? आ जाओ, आगे बनाते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट लोन और एडवांस दे किसको रहा है? तीन टाइप के लोगों को दे सकता है। सबसे पहला, शेयर होल्डर हैविंग एट लीस्ट 10% of voting power, 10% of voting power in that company। जस्ट एक मिनट मुझे देना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कहीं कंफ्यूजन है। हाँ, ओके ओके ओके, गलती यहाँ पर थी। ये देखो जी, इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे इक्विटी वर्ड था ना, मैं आपको सही करके यूजुअली दे दूंगा। यहाँ पर ये इक्विटी वर्ड था ना जो मैंने कटवाया था, वो यहाँ से तो काटना था, यहाँ इसमें इंक्लूड करना था पॉइंट सी में। एक्चुअली वो ऊपर इंक्लूड हो गया है। मैंने आपको लिखवाया तो वही है, सी में इक्विटी शेयर होल्डर, वो बस ऊपर चला गया है। ये इक्विटी यहाँ से शब्द हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आपको नोट सही करके ही मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो एक बस इधर से ऊपर नीचे का शब्द हो गया है, इतना बस याद रखना। ठीक है ना? दिमाग में आया तो जस्ट मैंने बता दिया, आपको क्लैरिफाई कर दिया कि नोट्स में आपको कुछ अलग ना मिले। शेयर होल्डर हैविंग एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर इन दैट कंपनी। ठीक, और इसको हम समझेंगे, बस अभी लिख लो। एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ member, partner and hold no substantial interest as on the date of loan oblique advance। ठीक, एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर, पार्टनर एंड होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ लोन और एडवांस। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या? थर्ड पॉइंट, एनी पर्सन ऑन behalf of or for the benefit of such shareholder, of such shareholder। लिखो, इतना था। पहले लिख लो, फिर जल्दी से मैं समझाता हूं। पॉज करो वीडियो को, लिख लो, मैं समझाने आगे बताऊं। ठीक है? देखो समझो, अगर कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है? क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने लोन या फिर एडवांस दिया है, किसको दिया है? एक ऐसे शेयर होल्डर को दिया है जिसका 10% ऑफ द वोटिंग पावर है इन दैट कंपनी। कौन सी कंपनी? क्लोजली हेल्ड कंपनी में। यानी कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मैं एक शेयर होल्डर हूं जिसके पास 15% ऑफ द वोटिंग पावर है। ओके, 15% ऑफ द वोटिंग पावर है। या फिर अगर कोई, अगर देखो कंपनी है तो वोटिंग पावर होगा, अगर कोई फर्म है या फिर वो है आपका कोई अदर फॉर्म ऑफ कंसर्न है, तो उसमें क्या हो सकता है? वोटिंग पावर नहीं होगा तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। ठीक है ना? इतनी बात आप याद रख के चलोगे। ठीक है, 10% ऑफ द वोटिंग पावर इतना इंपॉर्टेंट है क्या? 10% ऑफ द वोटिंग पावर। तो अगर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर है उस पर्टिकुलर कंपनी में, किसमें? क्लोजली हेल्ड कंपनी में, तो वो पर्टिकुलर कंपनी अगर इस शेयर होल्डर को कुछ भी लोन्स और एडवांस देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। टेंशन मत लो, कई एग्जांपल्स करेंगे, समझ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर इसको नहीं दे रही, इसमें से किसी को दे रही है, तो भी मान लिया जाएगा। यानी कि देखो क्या हुआ, सपोज करो, मैं नाम दे देता हूं, नाम दे देते हैं। सपोज करो क्लोजली हेल्ड कंपनी हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, शेयर होल्डर कौन है? मिस्टर वेबर। ओके, अब इधर एक कंसर्न है, इस कंसर्न को बना देते हैं हम, क्या नाम लें? एक्स वाई जी एंड कंपनी। एंड कंपनी बना दिया मैंने, नॉर्मल कंसर्न। अब देखो समझो, अगर एक ऐसा केस है कि ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग रखता है मिस्टर वेबर, कितनी? 15% वोटिंग पावर रखते हैं मिस्टर वैभव इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर 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 एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर वैभव को ही लोन ऑब्लिक एडवांस दे दे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड।
इतनी बात क्लियर हुई आपको? पहली बात तो ये बताओ, ये आपका हुआ फर्स्ट वाला पार्ट, ये आपका हुआ फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि दिस फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ। अब सपोज करो ABC प्राइवेट कंपनी, इसने लोन मुझे नहीं दिया, इसने लोन किसे दिया? इसने लोन दे दिया XYZ एंड कंपनी को, ठीक है ना? क्या दिया? लोन्स दे दिए ₹20 लाख के, सपोज करो 20 लाख रुपए का लोन दे दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड ने, किसको? XYZ एंड कंपनी को। बट एक ट्विस्ट है, ये XYZ एंड कंपनी है ना, ये ऐसी ही नहीं है। इस XYZ एंड कंपनी में मिस्टर वैभव जो है ना, उनके पास दो चीजें हैं। सबसे पहले ही इज अ मेंबर है, ऑब्लिक पार्टनर है, पार्टनर मेंबर कुछ भी हो सकते हैं। एंड इज इंपॉर्टेंट, और नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मेंबर है, पार्टनर है, इज मेंबर, मेंबर है, ठीक है ना? इज मेंबर और पार्टनर। और सेकेंडली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इस कंसर्न में, यानी कि XYZ कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आप लोग जानते हो ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ 20% शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी 20% से 20% या उससे ज्यादा है तो आपके क्या हो जाता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है? अगर 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 आप समझो ABC प्राइवेट कंपनी ने XYZ को लोन दिया, बट उस XYZ में अगर मिस्टर वैभव कौन है? मेंबर हैं, पार्टनर, और साथ में वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं इन XYZ लिमिटेड में, तो जो लोन, अगर आप जो लोन दिया है ABC प्राइवेट कंपनी ने, किसको? XYZ एंड कंपनी को, तो वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर किसके हाथ में टैक्स होने वाला है? जल्दी से बताओ ना, किसके हाथ में टैक्स होने वाला है भाई? मिला किसे? मिला तो XYZ एंड कंपनी को ना, तो टैक्स भी किसके हाथ में ही होगा? ये टैक्स भी XYZ एंड कंपनी के हाथ में ही होगा ना। यस, यहां पर टैक्स हो जाएगा एज डीम्ड डिविडेंड। समझे क्या बात को? अच्छा, फर्स्ट वाले केस में किसको मिल रहा था? मिस्टर वैभव को मिल रहा था, यहां पर कोई थर्ड पार्टी थी ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, तो यहां पर भी टैक्स किनके हाथ में होगा? मिस्टर वैभव के हाथ में होगा एज अ डीम्ड डिविडेंड। बोलो, समझ आया क्या आप लोगों को ये वाली बात? पहले ये दो बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई तो बोलो। अभी मुझे सेकंड पॉइंट में ही कई चीजों को डिस्कस करना है। मैं आगे बढ़ूं क्या सेकंड पॉइंट के लिए ही? ठीक है, अभी मैं थर्ड पॉइंट शुरू नहीं कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट को ही एक बार अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो, बात क्या है सेकंड पॉइंट में, यहां शब्द आया है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखो ना, शब्द आया है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को एक बार समझ लो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने वैसे बता दिया कि 20% या मोर, वोटिंग पावर हो या फिर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी चलेगा, आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। बट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब का देखना है? थ्रू आउट द पीरियड देखना है या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चलेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पर कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनाना चाहे बहुत बन सकते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमारे को देखना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर क्या हो गया, आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, यानी कि किसी भी टाइम पर, उसके बाद चाहे आपने PSR चेंज करके आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, यानी सपोज कर लो अभी आपका 20, अगर आपका अभी आपका मान लो सपोज करो 25% आपका PSR है, ठीक है? 2 दिन बाद ही आपने उसको क्या कर लिया, 2 दिन बाद ही आपने उसको कर लिया 18%। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बचा क्या? नहीं बचा, अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। बट क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था क्या? हाँ था। क्या अब है क्या? अब नहीं है। बट क्या अब ABC प्राइवेट लिमिटेड XYZ एंड कंपनी को लोन दे रही है जब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है? आप हो इस कंपनी में बट आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। तब भी क्या लोन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा क्या? हाँ जी, माना जाएगा, क्योंकि बोला गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर तो 25% था ना इस पूरे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो था ना। तो आने वाले जितने भी आपके लोन्स अगर आपको दिए जा रहे हैं वो सब क्या माने जाएंगे? उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जितने भी लोन्स दिए जाएंगे वो सब क्या माने जाएंगे? आपके डीम डिविडेंड, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द रिडक्शन। अंडरस्टूड? इसके क्वेश्चंस करेंगे, समझ आ जाएगा, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दूंगा।
थर्ड पॉइंट को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेरे को कई सारे आपको एग्जांपल्स देने हैं। हम 3 से 4 एग्जांपल देंगे, सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट डिटेल में चल रहे हैं हम। आपको डीम डिविडेंड का सब क्वेश्चन आ जाना चाहिए, बस मेरी ये जिम्मेदारी है। इस सेशन को देखने के बाद आपका डीम डिविडेंड पर कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा डीम डिविडेंड पर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से नहीं बन रहा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, स्लो चल रहा हूं, किसी को दिक्कत हो रही है स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है ना। अब एक काम, अब एक बात सुनो, एबीसी एंड कंपनी थी, थर्ड वाली पॉइंट की बात, सॉरी, एबीसी एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी। अरे भाई आजा, ठीक, प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड, उधर से लिखा है, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, इसने क्या किया, इसने लोन दिया, कितने का, वही ₹20 लाख का, पर किसको दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिया मिस्टर आदर्श को। किसको दिया, मिस्टर आदर्श को। मिस्टर वैभव तो सब, देखना शेयर होल्डर कौन था, शेयर होल्डर तो मिस्टर वैभव थे, पर लोन किसको दे दिया, मिस्टर आदर्श को दे दिया। बट एक बात समझो ना, समझो ना, मेरी बात समझो ना, समझो। मिस्टर आदर्श ने क्या किया, लोन लिया 20 लाख का, कहां से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से। मैं लेता, मिस्टर वैभव लेता तो डीम डिविडेंड में फंस जाता, पर आदर्श ने लिया, और आदर्श ने क्या किया, ट्रांसफर्ड टू मिस्टर वैभव, उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया, समझे कैसे ट्रांजैक्शन घूमी। फर्स्ट पॉइंट में अगर डायरेक्टली मुझे मिलता तो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाता, पर देखो ना, इनडायरेक्टली मुझे मिला, किसी और ने मेरे बिहाफ पर रिसीव किया वो लोन, बाद में मुझे ट्रांसफर कर दिया, तो वो वाला केस भी यहां पर कवर कर लिया गया अंडर द पॉइंट नंबर 3। अंडरस्टूड, इतनी बात समझ आ गई आपको। आपका पूरा का पूरा 2+22E समाप्त हो गया। इसमें एक चीज याद क्या रखोगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट है क्या, नहीं, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आएगा। अंडरस्टूड, इतनी बात आप लोगों को समझ आती है क्या, हाँ जी। अब देखो ना, क्या हमने फर्स्ट वाला केस कवर कर लिया, मिस्टर वेव को दिया, यानी कि शेयर होल्डर हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, मिलेगा, चलेगा क्या, हाँ। सेकंड पॉइंट देखो ना, किसी कंसर्न को दे रहे लोन्स एंड एडवांसेस टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ पार्टनर एंड होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ द लोन और एडवांसेस, ठीक है ना। उसके साथ और भी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक। और थर्ड वाला पॉइंट क्या था, अगर किसी पर्सन को दे रहे हो, दैट इज मिस्टर आदर्श, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और द बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, यानी कि किसी और ने लोन लिया उस शेयर होल्डर के बिहाफ पे या फिर उस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, तो भी आप उसको डीम डिविडेंड मान लोगे अंडर 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। बोलो ना, समझ आ गया क्या आप लोगों को, तीनों पॉइंट समझ आ गए क्या। एक बार लॉ से पढ़े, फिर हम केसेस की तरफ बढ़ेंगे, पर एक बार क्या लॉ से पढ़ा दूं मैं आप लोगों को। 222E में आ जाओ, यहां पर आप लोग अगर पुराने नोट्स हो किसी के पास, अगर मेरे पुराने नोट्स हो तो वहां पे चेंज कर लेना, इक्विटी यहां नहीं, बी पॉइंट में नहीं आना था, सी पॉइंट में आना था, बस वो ऊपर हो गया बस गलती से, ठीक है। आ जाओ ई वाले पॉइंट पर आओ। 222E क्या कहता है, एनी पेमेंट बाय अ कंपनी, कंपनी दे रही है, पर कौन, नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसी को हम कहते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है ना। इस इतने वाले पार्ट को आप लिख सकते हो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी में नाम जरूर से लिख लेना, इसे कभी कभार क्लोजली हेल्ड कंपनी नाम यूज करती है, तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाना ये कौन सी कंपनी आ रही है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, आप इस लेवल तक पहुंचे तो आपको पता होगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है, ठीक है। एनी पेमेंट बाय अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बाय एनी सम बाय वे ऑफ लोन और एडवांस, यानी कि कोई भी पेमेंट करती है वो कंपनी किस रूप में, लोन और एडवांसेस के रूप में, किसको पेमेंट कर रही है, टू शब्द है देखो, कोई शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ सच शेयर नॉट हैविंग लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि जिसके पास कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग पावर है, उस शेयर होल्डर को अगर आप लोन और एडवांस दे रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, इसे पकड़ना पड़ेगा। बट इधर हमने एक शब्द को बड़े आसानी से इग्नोर कर दिया, विच शब्द इज व्हाट, बेनिफिशियल ओनर,
बेनिफिशियल ओनर यानी क्या बोला, जिसको भी आप पैसा दे रहे हो ना, लोन्स और एडवांस दे रहे हो, वो अपने बिहाफ पर ही उसे यूज करे, उसके पास राइट है, वही उसे कंज्यूम करे, उसी को मिले वही उसे कंज्यूम करे, यानी कि वही उसका बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए। ये शब्द स्पेसिफिकली लिखा है। अच्छा, अगर वो बेनिफिशियल ओनर ही नहीं है तो, अगर यानी कि वो क्या करने वाला है, शेयर होल्डर है, 10% से ज्यादा की उसकी वोटिंग पावर है, उसको मिला है, बट वो आगे जाके ट्रांसफर करने वाला है, तो वो यहां पर क्या कवर है क्या? नहीं। बेनिफिशियल ओनर यानी कि वही उसे कंज्यूम करे, वही उसका रियल ओनर होना चाहिए। अंडरस्टूड? जो पैसे मिले वो उसी के होने चाहिए। ठीक, यानी कि जो उसके पास 10% वोटिंग पावर है वो उसी की होनी चाहिए, उसी की होनी चाहिए, बेनिफिशियल ओनर वही होना चाहिए। ऐसा नहीं वो किसी और के बिहाफ पर अभी 10% होल्ड करके बैठा हुआ है, लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव। ही शुड नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव, ही शुड बी अ बेनिफिशियल ओनर। अगर रिप्रेजेंटेटिव है भी तो भी बेनिफिशियल ओनर की कैपेसिटी में होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलो एक एक शब्द को। तो जो शेयर होल्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, यानी कि जो 10% ऑफ द वोटिंग पावर है ना उसकी, जो 10% वोटिंग पावर है ना इन द कंपनी, वो उसी की होनी चाहिए, उसे किसी और के बिहाफ पे नहीं मिली होनी चाहिए, उसी के पास यूज राइट टू यूज होनी चाहिए वो 10% ऑफ द वोटिंग पावर। अंडरस्टूड? बेनिफिशियली होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं चलता। अगर है भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में तो उसके पास बेनिफिशियल ओनर वाले राइट्स होने चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर ए इज डन। समझ आया? पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? एनी कंसर्न, यानी कि देखो ना, लोन और एडवांस दे रहे हो किसे? किसी भी एक कंसर्न को, इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर एंड इन विच ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये वाली बात भी हमने कर ली क्या? इसमें एक शब्द है, वो मैं केस के साथ ही बताऊंगा कि इसमें कौन से शब्द पर आपको फोकस देना था। ठीक है ना? पर वो केस के साथ ही बताऊंगा, अभी बता के उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं तब भी बताते हुए चलूंगा आपको। थर्ड पॉइंट है, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच अ शेयर होल्डर। ये मैंने आपको बता दिया मिस्टर आदर्श वाली बात जो थी। ठीक है, टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहां शब्द देखो, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि यहां पर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो होंगे ना उनको नहीं लिया जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं आई? ये वाली बात मुझे बताओ। डन? इतनी बात क्लियर हो गई। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात में एक बार देख लूं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस हैविंग वोटिंग पावर ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% इन द कंसर्न एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहां पर होना चाहिए? आप देखो कंफ्यूज हो गए। ऊपर देखो ना, ऊपर था 10%, यहां पर 10% था, पर ये 10% किस में होना चाहिए? 10% ऑफ द वोटिंग पावर किस में होनी चाहिए? ये उस कंपनी में होनी चाहिए जिसमें आप शेयर होल्डर हो, यानी कि जो लोन दे रही है, जिस जो लोन दे रही है उसमें 10% मिनिमम है, उसमें होना ही होना चाहिए। इसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या ऐसा कोई शब्द नहीं है, यानी कि 10% यहां तो होना ही होना चाहिए। ठीक, जो कंपनी लोन दे रही है। अच्छा, जिस कंपनी को लोन मिल रहा है वहां पर बात बोली गई है, वहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट टू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पर अगर एक एक दिन को भी अगर आपका 20% से ज्यादा था ना, तो बात खत्म। तो आने वाले जितनी भी चीजें होंगी ना उन सब में आपको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड? तो दो कंपनियां हैं, यहाँ पे दो कंपनियां चल रही है। पॉइंट नंबर बी में देखो ना, दो कंपनियां चल रही हैं, एक जो लोन दे रही है, एक जिसे लोन मिल रहा है। जो लोन दे रही है उसमें आपका 10% ऑफ द वोटिंग पावर मिनिमम होना ही होना चाहिए। यहाँ कोई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। बट जिसको लोन मिल रहा है उसके लिए है 20% आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस कंसर्न में, वो भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बोलो ना, समझे? क्लैरिटी आ रही है चीजों में? समझ आ रही है चीजें? अंडरस्टूड? ये वाला पॉइंट क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, उसके बाद ये दो केस लॉज है, इन दो केस लॉज को भी बड़े आराम से खत्म करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में ज्यादा कुछ नहीं है, और थोड़े बहुत ये केस लॉ है, ये वाला इन केस ऑफ अमलगामेशन मुझे थोड़ा सा समझाना, उसके बाद खत्म। कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट केसेस को अब अच्छे से समझो। आ जाओ जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स कर लो। एग्जाम्पल नंबर वन, सपोज कर लो मिस्टर वैभव थे।
है मतलब, हे मत करो, उनकी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 15% वोटिंग पावर थी। क्या चलता है क्या 15% वोटिंग पावर उस कंपनी में है क्या जो लोन देने दे रही है? चलेगा क्या? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड देख लो ना, वही कंपनी है जो लोन दे रही है। इधर 10% या उससे ज्यादा चलना चाहिए, 10% मिनिमम होना चाहिए। क्या मेरा है क्या? 15% है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरा है ना, एक्स वाई जी एन कंपनी जो है ना अपनी, उसमें भी 25% का वोट, मान लो पीएसआर है। पीएसआर है मतलब प्रॉफिट्स पर मेरा 25% का राइट है, किसमें? एक्स वाई जी एंड कंपनी में। समझ आ गया? इजी सी बात है। ठीक है, ये कब है? 1/4/2024 में। अंडरस्टूड। ठीक है ना? अब क्या हुआ, मिस्टर वैभव आए एक दिन और उन्होंने अपना राइट वेव कर दिया, वेव हिज 15% प्रॉफिट शेयर इन एक्स वाई जी एंड कंपनी। मैंने अपना एक्स वाई जी एंड कंपनी में अपना प्रॉफिट शेयर एक दिन आके फ्यूचर में, मतलब इन द प्रीवियस ईयर, मैंने उसको खत्म कर दिया, वेव कर दिया 15%। तो अब मेरे पास कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 10% प्रॉफिट शेयर। ठीक है, इतनी बात हो गई। सपोज कर लो ये हमने किया था। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आ जाओ, हम बात करते हैं 1 फरवरी 2025। आपके ही फाइनेंशियल ईयर, आपके ही प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। इसमें क्या हुआ? लोन गिवन बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टू एक्स वाई जी एंड कंपनी। अब बताओ, ये पर्टिकुलर जो लोन दिया गया 1 फरवरी को एबीसी ने एक्स वाई जी को, क्या इस पर 222 अट्रैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब बहुत आसान है समझने के लिए। 3 स्टेप में आपको अपना पूरा अपना स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहला, जो कंपनी दे रही है लोन, क्या उधर मिस्टर वैभव का 10% से ज्यादा का वोटिंग शेयर है, मतलब वोटिंग पावर है उसके पास? हाँ जी है, 15%। सेकंड, जिस दिन लोन मिला उस दिन क्या मिस्टर वैभव पार्टनर है? उस दिन मिस्टर वैभव क्या पार्टनर है एक्स वाई जी एंड कंपनी में जिसको लोन मिल रहा है? उस दिन पार्टनर है क्या? हाँ जी, पार्टनर तो है, प्रॉफिट शेयर अब कम हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी? पार्टनर है। हमने देखो ना, पहली कंडीशन देख ली थी कि इज अ मेंबर और पार्टनर। पार्टनर है, वेरी गुड। एंड क्या देखना है? एंड देखना है, क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं क्या? मैंने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में क्या बताया था? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया था क्या? हाँ जी, किया तो था, होल्ड ही तो कर रहा था। फर्स्ट अक्टूबर से पहले पहले तो मैं होल्ड ही कर रहा था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब 1 अक्टूबर के बाद मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अब सिर्फ 10% है। बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो किया था ना मैंने, बोलो ना। एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मैंने क्या किया था? क्या होल्ड? हाँ जी हाँ, किया था। तो अब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहला, क्या मैं लोन देने वाली कंपनी में 10% से ज्यादा होल्ड करता हूं? वेरी गुड, हाँ होल्ड करता हूं। सेकंड कंडीशन, क्या मैं लोन लेने वाली कंपनी में मेंबर पार्टनर हूं? हाँ हूं। थर्ड कंडीशन, क्या मैं लोन लेने वाली कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं या मैंने इस पूरे प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन होल्ड किया है? हाँ किया है। ये तीन कंडीशन फुलफिल हो गई, 222 में आ जाना। तो ये तीन कंडीशन आपको समझ आ गई क्या बहुत अच्छे से? बोलो ना। बस ये तीन कंडीशन को फॉलो करोगे, तीन कंडीशन को दिमाग में रखोगे, 222 का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मैं आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर अभी आपको दिखाता हूं और आप सबका सही जवाब दे दोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ना, यहां पर ये केस हो गया, 222 का केस बन गया। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कुछ नोट, हाउ टू टैकल सेक्शन 222 क्वेश्चंस। इसमें देखो, स्टेप 1, चेक यू हैव 10% और मोर वोटिंग पावर इन द
लोन गिविंग कंपनी, जो कंपनी लोन दे रही है, क्या उसमें आपका 10% और मोर का वोटिंग पावर अवेलेबल है या नहीं है? ओके, स्टेप 2, ये मैं आपको लिखवा के भी दे रहा हूं, इससे ज्यादा आपको और क्या डिटेल में चाहिए? ठीक, चेक योर यू हैव 10% और मोर वोटिंग पावर इन द लोन गिविंग कंपनी। सेकंड स्टेप, check whether you are a member or partner in the loan taking company, जिसमें आप लोन ले रहे हो, क्या उसमें मेंबर या पार्टनर हो? ठीक, स्टेप 3, इस सब के बीच में एंड है, यानी कि सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड तीसरा, चेक वेदर यू हैव और हैड substantial interest in the loan taking कंपनी, क्या लोन टेकिंग कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है? ठीक है ना? ये तीन चीजें अगर आप चेक कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इसमें लिख लो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रीवियस ईयर, किसी भी दिन अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था तो आपकी बात बनेगी, आप 222E में डीम्ड डिविडेंड के हिसाब से टैक्स हो जाओगे। पॉइंट क्लियर? तो जल्दी से बोलो हाँ होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं? बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं मैं? एक बार मैं जस्ट देख लूं कि मैंने कुछ और छोड़ा तो नहीं है, बाकी सब मैंने चीजों को अच्छे से कवर कर ही लिया है। एक आध चीज है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। केस नंबर 2 की बात कर लूंगा अच्छे से। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया था, एग्जाम्पल 2 पर आ, जस्ट गिविंग मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई है, एक सेकेंड दो, आ जाएगी आ जाएगी। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लो, बना है समझ? आप इसका जवाब देने वाले हो, ठीक है ना? वही लेंगे हम, मिस्टर, वही लेने वाले हैं, मिस्टर वैभव। एबीसी प्राइवेट एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मेरा 15% ऑफ वोटिंग पावर है। हाँ जी है। ठीक, मैं XYZ एंड कंपनी, उसमें पार्टनर हूं, प्लस 15% का मेरा पीएसआर है। कितने का है पीएसआर? 15% का। क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या मेरा लोन टेकिंग कंपनी में? नहीं है। बट अभी तो कहानी शुरू हुई है। 1/4/2024 मैं एग्जांपल बना के लाया हूं, टेंशन मत लो, एकदम अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा आप। 1/4/2024, कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। XYZ एंड कंपनी, सॉरी XYZ एंड कंपनी नहीं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोन दे देती है किसको? XYZ एंड कंपनी को। ठीक है, XYZ एंड कंपनी को लोन दे देती है। तो अब मुझे बताओ ना, ये जो लोन दिया गया है XYZ एंड कंपनी को, क्या ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22E के अंदर आने वाला है या नहीं आने वाला? जल्दी से बोलो ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी। हमारे को क्या करना है? कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ 3 स्टेप प्रोसीजर दिमाग में रखना है। अच्छा, 3 स्टेप प्रोसीजर क्या दिमाग में रखना है सर? देखो भाई, बहुत सिंपल है। पहला, क्या मेरी लोन गिविंग कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है? हाँ जी है, पहला स्टेप सॉल्व, 15%। सेकंड, क्या मैं लोन टेकिंग कंपनी में पार्टनर या मेंबर हूं? हाँ जी हूं, मैंने लिख कर दिया हुआ है, पार्टनर मेंबर हूं। ठीक है, थर्ड कंडीशन, क्या मैं लोन टेकिंग कंपनी में 20% या उससे ज्यादा यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं या मैंने कभी भी होल्ड किया है? अरे भाई, शुरुआत से ही देखो ना, शुरुआत ऑफ द ईयर से ही मैं कितना ही होल्ड कर रहा हूं? सिर्फ 15%। तो जो इधर इधर इन्होंने जो लोन लिया है, लोन ऑफ ₹20 लाख, क्या ये 222E में आने वाला है? क्या नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। ये बताओ ना जल्दी से, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया क्या? हाँ जी। अब आगे चलते हैं, इसी एग्जाम्पल में क्या होता है। सपोज करो हम आगे बढ़े और आगे इतना बढ़ गए कि एक
अक्टूबर 2024 आ गया, 1 अक्टूबर 2024 आ गया। उसमें हमने क्या किया, मिस्टर वैभव ने बहुत दम लगाया और दम लगा के हमने एक्वायर कर लिया एडिशनल 15% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडिशनल 15% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो अब मेरी टोटल 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 पीएसआर क्या हो गई बताओ ना मेरी, 15% एडिशनल लिया, ऑलरेडी मेरे पास 15% थी, तो टोटल हो गई 30%। क्या अब मेरे पास आ गया क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जल्दी से बोलो ना, क्या अब मेरे पास आ गया क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? हाँ जी अब आ गया। दोबारा से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आया तो थोड़ा सा लोन तो चाहिए ना भाई, अब इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा लोन तो चलता है, सामने वाला दे ही देगा, जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां लोन है। तो आ जाओ ना, लोन देती है अब ABC प्राइवेट लिमिटेड। किसको लोन दे रही है? अरे एक ही तो है कंसर्न हमारी, XYZ एंड कंपनी। देखो ना, मिस्टर वैभव को दो या उनके बिहाफ पर दे रहे हो, वो फर्स्ट और थर्ड वाले पॉइंट इररिलेवेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, XYZ एंड कंपनी, जहां पे आपको घुमाया जा सकता है। वो दोनों पॉइंट तो बिल्कुल सामने सामने है, क्लियर है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने लोन दिया किसको, XYZ कंपनी को, वही 20 लाख रुपीज का। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है। अब बताओ, क्या ये लोन 222E में आ जाएगा? जल्दी से बोलो ना, क्या ये लोन 222E में आ जाएगा क्या? पहली कंडीशन, क्या लोन देने वाली कंपनी में मिस्टर वैभव का 15% मतलब 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट है क्या? हाँ जी है, 15% है। क्या लोन लेने वाली कंपनी में मिस्टर वैभव पार्टनर है क्या? हाँ है। क्या लोन लेने वाली कंपनी में क्या मिस्टर वैभव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ हो गया भाई, 30% हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इनका निकाह करा दो, अब इनकी शादी करा दो, यानी कि अब हो गया इनका डीम्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट लग गया, डीम डिविडेंड अप्लाई हो गया। बट पता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके लिए नहीं कराया था, ये वाला तो आपको ऊपर ही पता चल गया था ऐसा कुछ होता है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ही पता चल गया था। मेरा ये एग्जाम्पल लेने का एक ऑब्जेक्टिव था कि एक बात बताओ ना, अब जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, अब जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, तो क्या जो पहले हमने लोन लिया था, जो हमने 222E में डीम डिविडेंड नहीं माना था, तो क्या अब इस लोन को भी हम डीम डिविडेंड मान लें? क्वेश्चन ये है। ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप समझ गए, तो फर्स्ट पॉइंट में ही समझ गए थे। ये वाला तो इतना वाला पार्ट देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना। पर यहां मैंने क्या चेंज किया, जो हमने एडिशनल जो हमने एक्वायर किया उसकी वजह से हमारा जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आया, क्या उसकी वजह से हमारे पुराने वाले लोन पर इंपैक्ट पड़ेगा क्या? क्या वो डीम डिविडेंड माना जाएगा क्या? जल्दी से बताओ ना, सोच के बताओ ना, क्या लगता है आप लोग को, मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? देखो लॉ तो कहते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ना, अब नोट पढ़ो। No, for this purpose, accumulated profit shall include all profit up to the date on which loan or advance is given। यानी कि जो हम accumulated profit वाली चीज देखेंगे ना, हम जो accumulated profit वाली चीज देखेंगे ना, वो कब तक देखेंगे? ऑन द डेट ऑन विच द लोन और एडवांस इज गिवन। यानी कि यहां पर पता है, पूरा का पूरा आपको पता है, यहां पर मेन पॉइंट किसको बनाया गया, मेन अट्रैक्शन किसको बनाया गया है? डेट ऑन विच लोन और एडवांस इज गिवन। पूरे के पूरे 2 clause 22E में मेन हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो कौन है? डेट जहां पर लोन और एडवांस दिया गया था। ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, ये लोन की ये डेट, यहां पर क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था क्या? नहीं था तो छोड़ दो। पर यहां पर क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था क्या? हाँ जी, यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो यहां पकड़ लो, यानी कि जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आया, उसके बाद वाले सारे के सारे डीम डिविडेंड हैं, बट उससे पहले वाला कोई भी डीम डिविडेंड नहीं बन सकता है। बोलो ना, समझ आया क्या? अगर अगर मैं इसी में एक और सिचुएशन दूं, कह दूं 30% आज है, आज 30% है, सपोज करो आज 30% है, थर्ड एग्जांपल है ये, मैं इससे बोल के ही समझा देता हूं आपको। आज 30% है, या फिर इसको चलो लिख के ही बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 3, इन continuation of example 2, इन continuation of example 2, सपोज करो अभी तक हमारा देखो ना
फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक 30% हमारी क्या थी, वोटिंग हमारे पास था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। अब क्या हुआ, 1 फरवरी 2025 आया, इस दिन क्या हुआ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एक काम करो, हाँ, क्या हुआ, मिस्टर वैभव ने क्या किया, वेव कर दिया पीएसआर इन XYZ एंड कंपनी बाय 20%. नाउ द शेयर होल्डिंग इज 10% ओनली, क्योंकि पहले हमारे पास क्या हो गई थी, 30% हो गई थी, जिसमें से कि हमने 20% अब वेव ऑफ कर दी, और अब क्या बचा हमारे पास, 10% बची हमारी शेयर होल्डिंग। हाँ जी, अब देखो ना, जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां लोन है, तो आया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लोन दे के चला गया किसको, XYZ एंड कंपनी को, कितने का लोन देके चला गया, फिर से 20 लाख का। अब बताओ ना, अब आप मुझे बताओ 222E एप्लीकेबल है या नहीं है, जल्दी से मुझे बोल के बताओ ना, 222 एप्लीकेबल है या नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। चलो 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 मेरे साथ जल्दी से फॉलो करो। पहला स्टेप क्या था, लोन गिविंग कंपनी में क्या मेरे पास 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है क्या, हाँ जी है, उसको तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा ना, वो तो 15% है, वहां कोई चेंज हो रहा है क्या, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेरी वेरी गुड, हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्लियर क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर अगर लोन टेक मतलब आपको चेक करना है कि लोन टेकिंग कंपनी में क्या मैं पार्टनर या मेंबर हूं, हाँ हूं, अभी भी 10% तो वोटिंग पावर है ना, बिल्कुल है, चलेगा, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि क्या लोन टेकिंग कंपनी में है मेरा यानी कि मिस्टर वैभव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या, वो कैसे चेक होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या था क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाँ था, 1 अक्टूबर 2024 के बाद से फर्स्ट ऑफ फरवरी 2025 तक मेरे पास 30% ऑफ द वोटिंग पावर थी, यानी कि मेरे पास क्या था, मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। तो क्या अभी जब मेरा वोटिंग पावर कम होके 10% हो गया है, क्या तब भी ये जो लोन दिया गया क्या ये 222E में फॉल कर गया क्या, हाँ जी कर गया। इज दिस पॉइंट क्लियर क्या, ये लो, ये 222E में मान लिया जाएगा, विच इज नोन एज अ डीम्ड डिविडेंड। समझे क्या, बोलो ना, समझे क्या। अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लो, इसी में आगे बढ़ा देता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल नंबर 3, सपोज करो ऑन 1 मार्च 2025 मिस्टर वैभव रिटायर्स फ्रॉम XYZ एंड कंपनी, मिस्टर वैभव XYZ एंड कंपनी से क्या हो जाते हैं, रिटायर ही कर जाते हैं। बोले ना, मिस्टर वैभव XYZ एंड कंपनी से रिटायर ही कर जाते हैं। अब बताओ, उसी दिन फिर से जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां लोन है, तो जल्दी से आप मुझे एक बार लोन के बताओगे क्या, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने फिर से लोन दे दिया, यही मैं कॉपी कर लूं क्या, बार बार कौन लिखे, आप लोग लिखोगे ना बार बार, मैं क्यों लिखूंगा। चलो 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 जल्दी से बताओ मैं, जल्दी से बताओ, क्या ये अब जो लोन लिया, अब जो लोन दिया, क्या वो डीम डिविडेंड है या नहीं है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने जो लोन दिया और XYZ ने जो लोन लिया, क्या वो 222E में आएगा कि नहीं आएगा। पहली कंडीशन क्या बोलती है, क्या मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सेशन के बाद याद हो जानी चाहिए, इस सेशन के बाद तो डीम डिविडेंड देखने की तो जरूरत ही नहीं है। बताओ ना, पहली कंडीशन क्या थी, कि अगर आप जो लोन देने वाली कंपनी है, क्या उसमें मेरा 10% से ऊपर का राइट है क्या, हाँ जी है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन, क्या मैं उस कंपनी में, लोन लेने वाली कंपनी में क्या पार्टनर या मेंबर हूं, नहीं हूं। अब तो मैं रिटायर कर गया, समझो ना, तुम तो समझो ना, यहां अब तो मैं रिटायर ही कर गया, तो क्या मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई क्या, क्या मेंबर और मैं पार्टनर हूं क्या, नहीं हूं। तो बताओ ना, क्या डीम डिविडेंड लग पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा, भूल जाओ। मेरी
सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो डीम डिविडेंड नहीं लगने वाला। इज दिस क्लियर? आ जाओ नोट्स में। मैं कह रहा था इस नोट्स में मैं एक चीज बाद में ध्यान दूंगा, वो लोन देखो ध्यान क्या देना था आपको। एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज लॉ के शब्दों को बहुत अच्छे से समझो। लॉ कहना क्या चाह रहा है? लॉ कहना चाह रहा है इज अ मेंबर और अ पार्टनर। आज आप मेंबर और पार्टनर होने चाहिए, थे नहीं फर्क पड़ता, आज होने चाहिए। इसका मतलब समझ आया क्या? इतनी इंग्लिश, इतनी बारीकी से इंग्लिश तो हमने आज तक नहीं पढ़ी, लॉ पढ़ते में हमें पढ़नी पड़ती है। बताओ, इंग्लिश पढ़ते में हमने इतनी बारीकी से इंग्लिश नहीं पढ़ी जितना हमें लॉ पढ़ते में पढ़नी पड़ती है। समझे? आज आप मेंबर और पार्टनर होने चाहिए, कभी थे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या ऐसा लिखा कि मेंबर ऑफ पार्टनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चलेगा? ना जी ना, आज पार्टनर होने चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ लोन। नोट देखो ना, नोट 222 का है, मेन हीरो कौन है? डेट ऑफ लोन और एडवांस। इस डेट पर आप क्या होने चाहिए? मेंबर और पार्टनर होने चाहिए इन द लोन टेकिंग कंपनी। क्या उसमें आप मेंबर और पार्टनर हो क्या? समझ गए? अंडरस्टूड है? तो वो तो थर्ड कंडीशन क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो नहीं हो, उससे फर्क क्या पड़ता? अब तो मैं तो मेंबर ऑफ पार्टनर ही नहीं हूं। अब क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं? तो थर्ड पॉइंट भी इररिलेवेंट हो गया क्योंकि हम सेकंड से ही बाहर निकल गए। तो क्या ये डिम डिविडेंड बन पाया क्या? नहीं बन पाया। अंडरस्टूड? बोलो ना। अब आओ ना, फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो ना, क्या कहता है? टू अट्रैक्ट टू 22A इन अफोर्सेड सेकंड आइटम, उसी पर हम बात कर रहे थे, ये रहा। ठीक है ना, सेकंड आइटम इस इधर ही हम बात कर रहे थे। क्या कहता है? फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एज ऑन द आइटम्स ऑन द डेट ऑफ लोन और एडवांस इज गिवन। क्या कहता है? सच शेयर होल्डर हैज एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी गिवन लोन और एडवांसेस। ठीक है ना, एंड ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्टनर इन द कंसर्न एंड होल्ड द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंसर्न। क्या हमने यही वाली कंडीशन फुलफिल करी क्या? अभी जो 3 स्टेप थी वो ऐसे ही लिखी हुई थी क्या? मैंने यहां पर भी लिख दी है आपको, और अच्छे से मैंने यहां पर भी एकदम अच्छे से आपको समझा ही दी है। ये वाली 3 स्टेप प्रोसीजर आप जरा अच्छे से लिखोगे ना अपनी कॉपी में, और लिख लिया होगा ना आप लोगों ने? बोलो ना, पक्का लिख लिया ना? वेरी गुड। देखो आप लोगों का ये एग्जाम है, लिख के आप लोगों को ही रखना है। अंडरस्टूड? ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ आपका 222 भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। क्या मैं एक और एग्जांपल दे दूं क्या आप लोगों को? इसी के साथ एक और एग्जांपल दे दूं मैं, मजा आ जाएगा। देखो थोड़ा सा सेशन लंबा जा रहा है, आई नो, मैं भी मानता हूं थोड़ा सेशन लंबा जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट है। समझ लो, चलो 2 घंटे लग जाएंगे इस पूरे सेशन में, मान के चलो। बट आपको इस सेशन के बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है डीम डिविडेंड में, फॉर श्योर। अब देखो कॉन्सेप्ट इतना लेंदी है तो है, कोई टीचर उसे 50 मिनट में खत्म कर दे, 10 मिनट में खत्म कर दे, 20 मिनट में खत्म खत्म कर दे, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप गलती करके आओगे। अगर आपका, मैं अगर आधा घंटा लेके जो आप 2x पर देख लोगे तो और कम लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएंगे। उसको देख के अगर मैं 5-6 नंबर आपके बचा सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5। इस एग्जाम्पल में देखो, मिस्टर वेरवॉल होल्ड करते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 8% ऑफ द वोटिंग पावर। एक्स वाई जी एंड कंपनी में पार्टनर भी हैं, प्लस 25% ऑफ वोटिंग पावर भी है। ठीक है ना? अब जो हुआ जहां जहां इंटरेस्ट है वहां वहां, बोलो ना, जल्दी से बताओ ना। यहाँ जो लोन दिया गया है, एक्स एबीसी ने लोन दिया है एक्स वाई जी लिमिटेड को, क्या वो 222 का डिविडेंड बनेगा क्या? क्या वो डीम डिविडेंड बन पाएगा क्या? कुछ नहीं कर रहा। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, लोन देने वाली कंपनी में क्या 10% वोटिंग पावर है क्या? अरे भाई इस बार मैं इसी पॉइंट से बाहर निकल गया, आगे वाले पॉइंट में देखूं ही क्यों? पार्टनर हूं, 25% वोटिंग पावर, सब कुछ अच्छा है, बट मैं इस बार पहले ही पॉइंट से बाहर निकल गया। मेरा भाई 10% ऑफ वोटिंग पावर ही नहीं है, सिर्फ 8% है। तो क्या ये डीम डिविडेंड बन पाएगा क्या? कभी नहीं बन पाएगा, ये कभी भी डीम डिविडेंड नहीं बन पाएगा। बताओ 222E आज से पहले इतना अच्छे से समझ आया आप लोगों को? एक एक एग्जांपल, एक एक चीज को खोल खोल के समझा दिया। सिर्फ 3 स्टेप प्रोसीजर लगाओ, 222E खत्म। बहुत टेंशन लेते हो पर 222 की डीम डिविडेंड की बताओ, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं। बट एक बात और मैं बताऊं,
222E खत्म हो गया। बट मुझे कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करनी है, कुछ और चीजें भी मैं आपके साथ लेते हुए चलूँ। बट एक बार बताओ, इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से समझ आया? पहले केस लॉस ले लो, फिर आगे बढ़ो। केस लॉस हम सीधा सीधा समझ लेते हैं, बहुत इजी केस लॉस है। क्या हुआ देखो, एक शेयर होल्डर है, ठीक, उसने, उसके पास कोई एक एसेट है, ठीक है ना, कोई प्लांट एंड मशीन भी मान लो, ठीक है ना, या फिर प्रेमाइसेस है, सपोज एक प्रेमाइसेस है एक शेयर होल्डर के पास, वो प्रेमाइस को लीज पर दे देता है कंपनी को, ठीक है। अब बताओ, कंपनी को लीज पर दे दिया, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर ने कंपनी को लीज पर दे दी वो प्रॉपर्टी की, आप इस पर अपना काम धंधा करो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कंपनी को कुछ उस पर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन कराना था, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को थोड़ा पैसा दे दिया कि भाई इस पर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन करा दे हमारी तरफ से, क्योंकि तो हम ही इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमारे को थोड़ा सा रिपेयर्स रेनोवेशन कराना है, तो एक काम कर, तू रेनोवेशन करा देना, तो उसके लिए पैसे शेयर होल्डर को दे दिए। अब बताओ, ये वो कह रहा है कि कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसे दिए हैं, इट इज अ डिविडेंड, ये डीम डिविडेंड मान लेंगे हम? बोलो ना, बोलो ना, क्यों? क्योंकि देखो, लोन देने वाली कंपनी मतलब इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना, इसका सब कुछ है, इसमें 10% वोटिंग पावर भी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, सपोज करो वो भी आपका, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई क्या 222E में? क्या मैं इसको डिविडेंड मान लूं, डीम डिविडेंड मान लूं क्या? तो बताए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। कोर्ट कहता है एक बार बताओ, आप 222E लेकर क्यों आए थे? आप 222E इसलिए लेकर आए थे क्योंकि शेयर होल्डिंग की वजह से, ड्यू टू द शेयर होल्डिंग, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग की वजह से जो बेनिफिट मिल रहा है शेयर होल्डर को, आप उसको कर्व कर पाओ, आप उसको रोक पाओ। बट क्या यहां पर ड्यू टू द शेयर होल्डिंग बेनिफिट मिला क्या कुछ? बताओ ना, क्या ये ड्यू टू द शेयर होल्डिंग है क्या? कुछ ड्यू टू द शेयर होल्डिंग नहीं है। कंपनी उस प्रॉपर्टी को यूज करती है, उस प्रॉपर्टी पर रिनोवेशन कराना है, रिपेयर्स करानी है, उसके लिए पैसा दिया गया है, तो ये तो कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के लिए पैसा दिया ना, शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट थोड़ी ना पहुंचाया है इधर। कंपनी को जरूरत थी, कंपनी ने उसे रिनोवेशन और रिपेयर्स करवाई है, तो क्या ऐसे डीम डिविडेंड मानोगे क्या? नहीं मानोगे। कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया इन द केस ऑफ सीआईटी वर्सेस वीर विक्रम बे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया ये मेयरली शेयर होल्डिंग की वजह से नहीं मिला हुआ बेनिफिट है, ये तो कंपनी ने अपने बेनिफिट में दिया है ना, तो इसको आप डीम डिविडेंड नहीं मान सकते हो। अंडरस्टूड? देखो ना क्या कहता है, वेयर नो मनी हैड बीन टेकन बाय वे ऑफ एडवांस और लोन, कोई एडवांस और लोन नहीं लिया गया बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर हु हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है ना, कोई शेयर होल्डर जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, उसने मतलब कोई भी लोन्स और एडवांसेस नहीं लिया हुआ है, ओनली द अमाउंट हैज बीन स्पेंट बाय द कंपनी टुवर्ड्स द repairs and renovation of the premise that is owned by the shareholder but occupy किसने कर रखा है एज अ कंपनी, एज अ लीज, इसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। अब किसी कई लोगों के दिमाग में लूप होल्स चलना शुरू हो गए होंगे, सर किस तरह से डीम्ड डिविडेंड से बचना चाहिए। बिल्कुल सही चल रहे हैं आपके दिमाग में लूप होल्स, कर सकते, ठीक है ना, केस लॉ अवेलेबल है आपके पास। अंडरस्टूड? समझ आया क्या? तो पहला केस लॉ इज डन 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 डन। और बताओ, आगे वाले केस लॉ पर पढ़े, आगे वाले केस लॉ को बढ़े आगे आगे, और प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी का हम केस लॉ अब आगे देखने वाले हैं। अब इस केस लॉ को समझो, बहुत आसान केस लॉ है। देखो क्या हुआ, ये केस लॉ पता है आसान होते हैं, बट आपको वो स्टोरी समझ आ जाए ना तो केस लॉ आसान होता है। केस लॉ ही पढ़ो, केस लॉ नहीं समझ आता। केस लॉ स्टोरी क्या थी, रियल में क्या हुआ वो समझोगे तो केस लॉ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो ना, हुआ क्या, प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी के केस में, सिर्फ सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे फोकस लेके सुनना, ठीक है ना, आ जाओ तुम फोकस में, मुझे सुनो मैं क्या क्या। एक कंपनी, उसको लोन लेना था, ठीक है ना, वो गई बैंक के पास भागे भागे कि भैया मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो। लोन बैंक कहता है कि भाई मुझे तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा दो, मैं आपको लोन दे दूंगा, कोई तो कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना मेरे पास, लोन मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी के पास सिक्योरिटी कोई थी नहीं, सपोज कर लो कोई नई कंपनी थी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं जो मॉर्गेज करा के उस लेवल का आपको लोन मिल सके। ओके, तो कंपनी ने अप्रोच किया अपने एक शेयर होल्डर को, कंपनी ने अप्रोच किया किसे, अपने एक शेयर होल्डर को, और क्या बोलती है कंपनी कि देखो भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, सिर्फ हमारे को, आप ही शेयर होल्डर हो, हमारे तो सब्सटेंशियल होल्डर हो, 10% के आपके पास 50% वोटिंग पावर है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, तो आप ही की कंपनी है, तो अब जरूरत है तो थोड़ी हेल्प कर दो, अपनी कोई प्रॉपर्टी हो तो बस मॉर्गेज रखवा दो, बस एक फॉर्मेलिटी है।
बाकी तो हम सब है ही एक ही थाली के चट्टे पिट्टे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप मॉर्गेज करा दो, शेयर होल्डर मान भी गया, चलो ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को ले जाके मॉर्गेज करा दिया और उस बेसिस पर क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब आगे चल के कुछ समय बाद शेयर होल्डर को पड़ती है जरूरत किसकी, पैसों। अब शेयर होल्डर जाके कंपनी से क्या कहता है कि भाई एक काम करो, मुझे मेरे जो मॉर्गेज करा रखा है ना अपने प्रॉपर्टी, उसको छोड़ दो, उसको मैं बेच के मैं अपना प्रॉपर्टी मैं पैसे वैसे बना लूंगा और मेरे को मुझे अपना कुछ पैसों का कुछ काम है वो मैं चुका दूंगा अपना काम वाम। ओके। भाई कंपनी की हालत टाइट, कंपनी कह रही है कि भाई अभी पैसा तो है नहीं कि मैं लोन चुका दूं पहले बैंक में, फिर आपकी मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को वापस ले लूं और उस वापस ली हुई प्रॉपर्टी को आपको दे दूं जिससे कि आप लोग अपना लोन चुका लो। इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो कंपनी ने क्या किया, हाँ भाई बताओ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी कहती है आपको दिक्कत क्या है, शेयर होल्डर आपको दिक्कत क्या है, आप अपना लोन नहीं तो चुकाना है, 10 लाख रुपए का 15 लाख रुपए का छोटा मोटा लोन ही तो चुकाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी को छोड़ो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसे मॉर्गेज ही रहने दो। आप एक काम करो, हमसे 15 लाख रुपए ले लो, हम आपको 15 लाख रुपए अभी दे देते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, आप उससे अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो एट प्रेजेंट, जो आपकी हाल फिलहाल की प्रॉब्लम चल रही है। अभी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रहने दो अभी, क्योंकि हमारे पास पूरे कंपनी में इतने फाइनेंशियल करंट चल रहा है, अभी हम आपको पैसे प्रॉपरली इतना बैंक को चुका के प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से छुटा नहीं सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो आप 10-15 लाख रुपए जो आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको मतलब पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो हम दे देते हैं आपको। शेयर होल्डर कहता है कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मुझे जिसकी चीज की रिक्वायरमेंट थी वो हो गया पूरा फुलफिल, कोई टेंशन नहीं है, लाओ दे दो पैसे, मैं अपना काम कर लेता हूँ, मॉर्गेज रहने दो। इस बात पर एओ पकड़ गया, कहता सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लोन दिया है अपने सब्सटेंशियल वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर को। हाँ, पॉइंट नंबर 1 222 ई, लोन और एडवांस दिया गया है अपने शेयर होल्डर को। पॉइंट नंबर 1 222 ई का उसने पकड़ लिया और कह दिया ऐसा इट इज अ डीम्ड डिविडेंड, आ जाओ भैया और दे जाओ हमारे को टैक्स। तो इस पर केस हो गया। और प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी के केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट सिंपल सी बात बोलती है कि भैया एक बात समझो ना, ये कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए दिया, शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचाया क्या, कुछ नहीं भाई, उसकी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी रखी हुई थी। ये जो उसने लोन मिला ना, ये उसकी शेयर होल्डिंग की वजह से नहीं मिला है, ये तो अलग सिचुएशन बनी हुई थी, कंपनी के पास उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के लिए उसको लोन चाहिए था, ये अलग सिचुएशन बनी थी। ये सिर्फ आपको शेयर होल्डिंग के बेसिस पर आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाया गया है ना। जो जो लोन और एडवांसेस बोला गया है ना, ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ड्यू टू द शेयर होल्डिंग नहीं है। ये शेयर होल्डिंग की वजह से आपको ऐसे ही कोई फायदा नहीं दे दिया गया, इधर एक सिचुएशन अलग चल रही है, तो उस सिचुएशन को समझो, उस सिचुएशन को काउंटर किया गया है। तो यहां भी देखो ना, यहां भी बेचारा एओ हार गया। देखो क्या कहता है, आ जाओ जी, बहुत इजी होते हैं केस लॉस। देखो, on the issue whether loan or advance given to the shareholder by the company in return of an advantage or benefit conferred by the company by shareholder like to permit or allow the company to mortgage his asset, यानी कि कंपनी को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है कि उसके एसेट को, यानी कि शेयर होल्डर के एसेट को आप मॉर्गेज कर लो फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन बाय कंपनी फ्रॉम अ बैंक, क्या वो डीम डिविडेंड माना जाएगा 222 में। तो क्या कहता है, द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द फ्रेज बाय वे ऑफ लोन और एडवांस जो है, जो अब 222 में अपीयर हो रहा है, मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट टू मीन दोज एडवांस और लोन्स इन विच शेयर होल्डर एंजॉय सिंपली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ पर्सन हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द अकाउंट। यानी कि जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो लोन्स और एडवांस वाली जो आप बात करते हो ना, बाय वे ऑफ लोन और एडवांस, वो कैसे माना जाएगा, वो आप उसको मानो, उसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि जिससे कि वो सिंपली ऐसे लगे कि जो पैसा उसे लोन और एडवांस मिला है ना, वो बिकॉज ऑफ हिज शेयर होल्डिंग ही मिला है, कोई और तरीके से नहीं मिला, कोई और सिचुएशन नहीं थी, बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डिंग ही उसको वो बेनिफिट दिया गया है और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था ऑफ अ पर्सन बीइंग हु इज द बेनिफिशियल ओनर। ठीक है ना, नॉट लेस देन 10% वाली बात हो गई। इन सच अ केस such loan or advance is given to such shareholder as a consequence of any further consideration received from such a shareholding which is beneficial to the company, such advance loan cannot be deemed dividend with the meaning of the act। यानी कि देखो यहाँ पर सिचुएशन अलग चल रही है, यहाँ पर बाद में वो जो कंसिडरेशन आएगा, बाद में वो बैंक लोन चुका देगी, उस लोन चुका के फिर वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो प्रॉपर्टी मिलेगी उससे वो जो 10 लाख रुपए का जो लोन लिया है, 10-15 लाख का जो शेयर होल्डर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हेल्प कर दी कंपनी ने, वो सिर्फ वापस चुका देगा, कोई टेंशन ही नहीं है ना। यहाँ पर तो नॉर्मल सिचुएशन बनी हुई है।
तो आपको टेंशन लेनी है क्या? नहीं लेनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर क्या? इतनी ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होते हैं क्या? मतलब 2 पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो गए क्या? इन 2 केस लॉ में कुछ था क्या? कुछ नहीं था। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड कुछ 2-3 केस लॉज और मतलब सेम केस लॉज है, इसी से रिलेटेड है, एक ही बात पर रिलेटेड, एक ही चीज पर रिलेट हो रहे हैं कि क्या वो शेयर होल्डिंग की वजह से ही मिला या फिर किसी और वजह से आपको पैसा मिला। अगर ये चीज क्लियर हो जाए, इतने केस लॉ बन गए ना इसमें, इतने केस लॉ बन गए कि सीबीडीटी ने अब तो क्लैरिफिकेशन ही दे दिया है। क्या कह दिया कि जो ट्रेड एडवांसेस होते हैं ना, ट्रेड एडवांसेस होते हैं ना, उनको आप 222 के स्कोप में मत लेना। एओ को ही कहती है कि ट्रेड एडवांसेस को अब आप A222 के स्कोप में लेना ही मत। ट्रेड एडवांसेस कौन से होते हैं आ जाओ ना, इनके ऊपर पता 3 केस लॉज और है आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। 3 केस लॉज और है, ये सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के केस लॉज है। ठीक है ना? देखो ना, इन 3 में हो क्या रहा है? कुछ नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंपनी कुछ ना कुछ पैसा दे रही है किसी अपने बेनिफिट के लिए, एज अ ट्रेड एडवांस दे रही है ना? क्या दे रही है? एज अ ट्रेड एडवांस दे रही है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में अपना क्या दे रही है? लोन और एडवांस दे रही है। उस केस में देखो क्या हो रहा है, एडवांस वर मेड बाय द कंपनी टू अ सिस्टर कंसर्न एंड एडजस्ट अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ फॉर जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न। अब क्या हो रहा है भाई, मेरी एक होल्डिंग कंपनी, मेरी सब्सिडरी कंपनी, मतलब मैं होल्डिंग कंपनी, मेरी सब्सिडरी कंपनी। अब भाई मुझे कोई माल चाहिए, काम मुझे मतलब क्या चाहिए मेरे को, मतलब प्रोडक्ट चाहिए। अब वो मेरी सिस्टर कंसर्न बनाती है वो प्रोडक्ट को, अब सिस्टर कंसर्न है, अब वो प्रोडक्ट को बनाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने क्या कर दिया, मैंने सीधा सीधा कहा कि सिस्टर कंसर्न एक काम करो, तुम मेरे लिए प्रोडक्ट बना दो। अब वो कह रही है मेरे को प्रोडक्ट तो बनाने पर मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा तो चाहिए। उसमें वो जॉब वर्क करने के लिए सिस्टर कंसर्न को उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ जॉब वर्क करने के लिए कुछ पैसा दे दिया, एडवांस दे दिया। तो क्या तुम उसे भी 222 के स्कोप में ले आओगे क्या? सरकार ने मना कर दिया। अब तो ट्रेड एडवांसेज हो गए, ये क्या ट्रेड एडवांस है? अब तो पहले तो इसका केस लॉ था, अब तो सीबीडीटी ने ही क्लेरिफाई कर दिया कि भैया इतनी मगजमारी नहीं चाहिए, ट्रेड एडवांसेज हो मत लेना। सेम ऐसा ही एक यहां भी केस हुआ, एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करना था, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी लगानी थी। अब कंपनी के पास इतना जगह नहीं थी, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर के प्रीमाइस को यूज कर लिया, उधर क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी रख दी, और उधर प्लांट एंड मशीनरी रख के वहां से पूरा उन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल किया, वहां से उन्होंने प्रोडक्शन किया। उस पर्टिकुलर चीज के लिए प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए शेयर होल्डर प्रीमाइसेस के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर को कुछ एडवांस दे दिया। तो क्या ये डिम डिविडेंड है क्या? नहीं है, ये कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए किया ना, टू इंस्टॉल द प्लांट एंड मशीनरी एट द शेयर होल्डर प्रीमाइस टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑर्डर। जो एडवांस दिया गया वो 222 ए में नहीं आना, नॉट टू बी डीम्ड एज अ डीम्ड डिविडेंड। इतनी बात समझ आती है? सीआईटी वर्सेस अमरीक सिंह का केस है, सेम ऐसा ही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टर कंसर्न, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टर कंसर्न के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगवा दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो ना, अब वैसे ही केस ऊपर वाला मान लो कि कंपनी के केस में क्या हुआ, कंपनी होल्डिंग कंपनी, उसको कोई प्रोडक्ट बनवाने थे, सिस्टर कंसर्न को ऑर्डर दिया, सिस्टर कंसर्न जॉब वर्क कर रही है, बट उसके यहाँ पर लाइट चली जाती है, मान लो सरकारी लाइट है, कभी भी चली जा सकती है, उसके लिए हमें जनरेटर लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा ऑर्डर है ना, हमारे को जल्दी चाहिए, तो उस ऑर्डर को फुलफिल करने में कोई डिले ना हो, इसलिए हमने एक जनरेटर लगवा दिया किसके यहाँ पे, सिस्टर कंसर्न के यहाँ पे। उसके लिए हमने क्या दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया हमने। बताओ ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो सिस्टर कंसर्न को ही बिलोंग करता था, बस हमें उसको यूज करना था, उसके लिए हमने क्या दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया कि भैया इसको हमारे लिए भी यूज करो। हमारी वाली प्रोडक्शन लाइन है, इसमें भी हमारी जनरेटर की सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करो। उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, जो आगे जाके एडजस्ट हो जाने वाला है, जो आगे जाके एडजस्ट हो जाने वाला हमारे अमाउंट में, जो भी हमारा जॉब वर्क का अमाउंट होगा उसे आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल सर्विसेज है, आपका ट्रेड एडवांसेस है। आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप ये सब चीजें करते रहते हो। तो अगर आपने ये नॉर्मल कोर्स में किया है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल लोन और एडवांसेस। इसको हम डीम्ड एडवांस नहीं माने, सर डीम्ड डिविडेंड नहीं मानने वाले हैं। यही 3 केस लॉ कहते हैं। तो सिंपल सी बात इतनी याद रखना कि ट्रेड एडवांसेस इधर डीम्ड डिविडेंड नहीं माने जाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर क्या? तो देखो पॉइंट नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, एनी एडवांस और लोन एज गिवन बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। अपने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में ही कोई काम किया जा रहा है, वेयर द मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनी। सपोज कर लो एक कंपनी है जिसका मेन काम ही क्या है, लोन देना, लोन बांटना। एक कंपनी है, सपोज करो उसका मेन काम ही क्या, लोन बांटना, लोन बांटना, लोन बांटना।
दुनिया को लोन बांट रही है, अब उसका सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसको लोन की जरूरत है, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? हमारी कंपनी दुनिया को लोन बांटती है और हमारे को लोन चाहिए तो हमारे को किसी और के पास जाना पड़ेगा, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो वो क्या किया, शेयर होल्डर ने अपनी ही कंपनी से लोन मांग लिया कि भाई आप दुनिया को लोन बांटते हो तो मुझे भी लोन बांट दो। तो ठीक है जी, कंपनी ने उसको भी लोन बांट दिया। तो क्या इसको टीम डिविडेंड में मान लोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया गया है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरों से चार्ज करती है उतना ही शेयर होल्डर से भी चार्ज करेगी, वैसे ही प्रोसीजर के साथ शेयर होल्डर को भी दिया गया है लोन। तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया है। चलेगा क्या? जिसका मनी लेंडिंग बिजनेस है, चलेगा क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। बट क्या इसके लिए आपके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस होना चाहिए क्या? मनी लेंडिंग का लाइसेंस होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इस बेसिस पर एओ डिनाई नहीं कर सकता कि आपके पास तो मनी लेंडिंग का लाइसेंस ही नहीं, आपने लोन कैसे दे दिया, जो गलत हो गया। इसमें आप ऐसे नहीं कह सकते हो, अंडरस्टूड? एओ के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आपके पास मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है तो आपका क्या कर दे, वो आपको डीम डिविडेंड मान ले। अगर कंपनी ने अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने शेयर होल्डर को कोई मनी लेंड की है तो क्या वो चलेगा क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आराम से चलेगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अंडरस्टूड। एक लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज द पॉइंट नंबर एफ। देखो जितना भी ये ग्रीन में लिखा हुआ ना, ग्रीन वाला क्या है होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है, अच्छे से दम आपके सितंबर के लिए नहीं है, मई 25 के लिए अमेंडमेंट थी। सितंबर वालों के लिए तो अभी वैसे भी अमेंडमेंट नहीं बची, पर हाँ मई 25 के लिए थी। तो आगे जाके शायद टेस्ट हो सकती है। तो ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट है, और ब्लू में जो लिखा हुआ ना वो इंटरलिंकिंग है किसी और चैप्टर से। ठीक है ना? जितने भी मेरे चैप्टर में ब्लू चीजें देखेंगी ना, ऐसे ब्लू ब्लू में देखेगा ना, वो सब इंटरलिंकिंग होगी। कहीं और भी अगर हो तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये कैपिटल गेन 50C से मैंने इंटरलिंक किया हुआ है। जितनी भी इंटरलिंकिंग होगी ना, सैलरी से सेक्शन नंबर 17 से लिंक किया हुआ है, ये सब जैसे 10B में मेरे बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में कवर्ड है। तो ये सब चीजें मैंने इंटरलिंक की हुई है, यहां पर ही लिख दी है। ठीक है ना? जैसे ये पूरा पार्ट इंटरलिंक किया हुआ है यूलिप वगैरह से, तो ये सब आपको वहां से कैपिटल गेन से समझना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैंने वो चीजें लिख दी हैं, जैसे कि आप ये पढ़ो तो वो वाली चीजें भी आपको क्लिक होनी चाहिए। तो ये सब इंटरलिंकिंग है, सब ब्लू में जो लिखा हुआ ना, सब आपको वो इंटरलिंकिंग वाला ही पार्ट मिलेगा। दिस दिस इज अ इंटरलिंकिंग वाला पार्ट। ठीक है? तो ऐसे आप बस चीजों को कोडिंग में डाला हुआ है जिससे आपको आसानी रहे समझने के लिए। आ जाओ, अब बस छोटा सा पार्ट बचा है, थोड़ी देर का पार्ट है, जल्दी से कवर करेंगे। इसमें मुझे बस 10 मिनट दे देना, इस वाले पॉइंट में मैं 10 मिनट में आपको समझा दूंगा। बाकी ये वाला छोटा सा पार्ट है। देखो सिंपल सी आप क्या बात मान के चलो, डीमर्जर अगर आपको खत्म करना है ना, एक बात मैं इसको शॉर्ट में अगर खत्म कर दूं, क्योंकि वैसे भी इंटरलिंकिंग वाली बात है और इतना एप्लीकेबल भी नहीं है, तो इतनी बात मेरे लिए, इतनी सी बात, एक छोटी सी बात समझ के चलो। क्या कह रहा हूं? अगर बाईबैक है या फिर डीमर्जर है, बाईबैक या फिर डीमर्जर के केस में अगर कोई भी बेनिफिट शेयर होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है तो इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। ये डीम्ड डिविडेंड नहीं है। ठीक है? बाईबैक और डीमर्जर के केस में कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है तो इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। बट बाईबैक के केस में एक आ गई है आपके में अमेंडमेंट। क्या आ गई है अमेंडमेंट? अगर इधर तक 30 सितंबर 2024 तक बेनिफिट दे दिया गया है तो इट इज अ डीम्ड डिविडेंड। बट 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद दिया गया है तो इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। अंडरस्टूड? तो बोलो, अंडरस्टूड तो बोलो। देखो, dividend does not include any payment made by the company on purchase of its own share, that is a buyback, up to 30th September 2024 from a shareholder। just a second, यहां हमने गलती कर दी, यहां नहीं है, यहां है। सॉरी, पहले नहीं माना जाता था, अब से माना जाएगा। तो डीम डिविडेंड पहले तक नहीं था, अब माना जाएगा। पर डीमर्जर के केस में तो क्या माना ही नहीं जाएगा, बिल्कुल डीमर्जर के केस में कभी नहीं माना जाएगा। बाईबैक में क्या होगा, 30 सितंबर तक नहीं माना जाएगा, 1 अक्टूबर के बाद से वो बाईबैक में डीम डिविडेंड माना जाएगा। इसीलिए पॉइंट नंबर एफ आ गया है, पेमेंट बाय अ डोमेस्टिक कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड कंपनी हो, कोई भी उसने अपने शेयर्स को परचेज किया है। क्या होता है बाईबैक वाला केस? फ्रॉम शेयर होल्डर, दैट इज बायबैक ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, इसके बाद किया है तो इट विल बी अ डीम डिविडेंड। इससे पहले वो डीम डिविडेंड नहीं था। अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर हो गई। और डीमर्जर के केस में तो डीम डिविडेंड माना ही नहीं जाता। और यहाँ पे मैंने इंटरलिंकिंग कर दी है कि 115 QA में क्या होता था,
आपका टैक्स लगता था, पर उसके लिए भी क्या हो गया है, ये 30 सितंबर तक की ही आपकी लिमिट लग गई है। 30 सितंबर यानी कि बिफोर 1 अक्टूबर 2024 है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद है 115 QA में 20%, 12%, 4% के साथ आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इज दिस क्लियर? एडिशनल इनकम टैक्स ये हम ऑलरेडी पढ़ेंगे जब हम बायबैक वाली चीजें करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। बस यहाँ तो इंटरलिंकिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है। बट एक बार बताओ ना, कोई डिडक्शन मिलेगा क्या किसी भी एक्सपेंसेस का अगेंस्ट सच डिविडेंड इनकम? नहीं मिलने वाला। कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा फ्रॉम द डीम्ड डिविडेंड। जो भी आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, डिविडेंड इनकम होगी, उस पर कोई भी डिडक्शन किसी भी एक्सपेंसेस का आपको नहीं मिलने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? और यहां पर मैंने वो डीमर्जर वाली बात आपको बता दी कि डीमर्जर वाले केस में भी आपको कोई भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा, डीम्ड यहां पर भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बोलो ना, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस पॉइंट नंबर एफ में ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर एफ बायबैक की बात करती है। बायबैक यानी कि 30 सितंबर 2024 तक हो गया तो कोई भी डिम डिविडेंड नहीं है, बट उसके बाद होता है, यानी कि 1 अक्टूबर को हुआ या उसके बाद हुआ तो ये डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा और इस पर भी फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैसे देना पड़ेगा वो आप पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। IFOS में मान के आप उसमें प्रॉपर टैक्स दे दोगे, और अगर 1 अक्टूबर से पहले पहले था तो उस पर एडिशनल टैक्स लगता है 20% का, 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस अंडर सेक्शन नंबर 115QA। डन। इतनी बात क्लियर हो गई, ये सब कुछ क्लियर हो गया। यहां हो गया, सिर्फ एक पॉइंट बचा इन केस ऑफ अमलगमेशन। ये क्यों आया, कैसे आया? ये आया फाइनेंस एक्ट 2018 का अमेंडमेंट है, अरुण जेटली जी लेकर आए थे। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, पर बहुत छोटा सा भी है, मतलब समझ आराम से आ जाएगा। बट उसके लिए मुझे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, बताओ ना। बना दूं क्या? बस 10-15 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो रहा है, मैक्सिमम 2 घंटे पूरे नहीं होंगे। जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा, 10-15 मिनट बस दे दो मुझे। आ जाओ। अमलगमेशन वाला केस है। और बता के जरूर जाना, अगर यहां तक देख रहे हो ना तो बताकर जरूर जाना कि सेशन कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था, अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। एक सेकंड, चली गई क्या आपकी? आईपैड भी थक गया आई थिंक। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन चली गई। आ गई, आ जाओ, आ गई, वापस आ गई। अमेलगमेशन वाला केस है, देखो। अब इसमें हुआ क्या, हमारी वही दो प्यारी प्यारी कंपनी मान लेते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी थी। अभी पहले मैं टैक्स प्लानिंग एंगल समझा रहा हूँ कि पहले कैसे होता था, कैसे पहले टैक्स की प्लानिंग कर ली जाती थी 222E के होते हुए भी। इतने सारे प्रोविजंस के होते हुए भी कितनी प्लानिंग कर ली जाती थी, फिर उसको फाइनेंस एक्ट 2018 में अरुण जेटली जी ने किस तरीके से, कितनी प्यारी तरीके से उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना? और एक कंपनी मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली आप क्या करो, इनको आप पैसा दोगे, ठीक है ना? आप इनको रिजर्व से पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन हो जानी है, डीम डिविडेंड में फंस जाने। तो इन्होंने एक तरीका निकाला। पहले देखो इनकी बैलेंस शीट देख लो। इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट ही बता रहा हूं बस, मतलब इसकी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिख रही है 1000 CR की, रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहे हैं आपको 200 CR के। ठीक है ना? अब बताओ, ये रिजर्व एंड सरप्लस से कुछ भी अपने शेयर होल्डर को देने वाले हैं तो उस पर क्या हो जाने वाला है? टैक्स हो जाने वाला है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक यानी कि 200 करोड़ तक तो डेफिनेटली डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने कहा इसको करो अमलगामेट, हम बन जाते हैं अमलगामेटेड कंपनी। ये बन जाती है अमलगामेटिंग, सॉरी अमलगामेटेड, इधर होगी अमलगामेट, अमलगामेटिंग, यानी कि अमलगामेट हो रही है, अमलगामेटेड कंपनी ये बनी। ठीक है ना? अब देखो क्या किया, ये ABC प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े आराम से एक एंट्री पास करी, एक नहीं दो एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कितना 1000 यहां से खत्म किया और कहां ट्रांसफर कर दिया, फिर कहता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। ये लो 1200 करोड़ रुपए पूरा पूरा कहां ट्रांसफर हो गया? दूसरे, हमारी अमलगमेशन खत्म, हमारी कंपनी खत्म हो गई, ABC प्राइवेट लिमिटेड खत्म। अब कहां आ गए हम? XYZ प्राइवेट लिमिटेड में। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड तो अभी ताजी ताजी बनी है,
अभी ये कैसी बनी है एकदम ताजी ताजी, तो इधर क्या होगा, इधर ज्यादा कुछ तो होना नहीं है, सीधा आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल आ जानी है बस। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, सॉरी 1200 करोड़ की, क्योंकि इतना ही ट्रांसफर हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ आएगा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस जीरो, कुछ इसके पास सरप्लस है ही नहीं। अब बताओ ना, रिजर्व से सरप्लस कुछ नहीं है। अब देखो क्या हुआ, लेटर ऑन XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, रिडक्शन करा अपना शेयर कैपिटल का, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। याद आ रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किधर चली जाती है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 222D, याद आ रहा है क्या, 222D में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होती है। डिक्रीजिंग डी से याद कर लो, डिक्रीजिंग ऑफ द शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल यानी डिक्रीजिंग ऑफ द शेयर कैपिटल, डी से डिक्रीजिंग, डी से टू क्लोज डी, 222D ऐसे याद कर लेना, रिडक्शन ऑफ, ठीक है ना, ये पढ़ाया हुआ ऊपर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करी कितने की, ऑफ ₹200 की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, शेयर होल्डर्स में। तो बताओ ना, कितने क्लियर केस ऑफ 222D, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होती है, 222D लगती है, और इक्विटी शेयर कैपिटल कोई हुई है, तो 222D तो 100% लगने वाली है। हाँ जी, आ जाओ तो लगाओ भाई। हमने कहा 222D इज एप्लीकेबल, वेरी गुड, इट इज एप्लीकेबल, बनती है, पर लगाओ तो, कहता है ना 222D up to the extent of accumulated profit whether capitalized or not, up to the accumulated profit। पर यहां देखो ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही जीरो है। अब तुम 222 लग रहा है, लगा लो, कर क्या लोगे तुम, लो, हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, जीरो, तो डीम्ड डिविडेंड भी क्या हो गया, जीरो, डीम्ड डिविडेंड भी तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, जीरो, डीम्ड डिविडेंड भी जीरो। लो, कितनी अच्छी टैक्स प्लानिंग हो गई, एक कंपनी बंद करो, दूसरी कंपनी खोल दो, इधर की शेयर कैपिटल वहां डाल दो, रिजर्व से सरप्लस के बाद फिर शेयर का रिडक्शन कर दो, 222D भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। ये वाली प्रॉब्लम थी और चल रही थी इंडस्ट्री में अच्छी खासी। इसको कोप अप किया अरुण जेटली जी ने इन द फाइनेंस एक्ट 2018। और पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम निकालेंगे ना किसका, अमलगामेटेड कंपनी का, यानी कि जो बाद में फॉर्म होगी ना कंपनी, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पता है कैसे निकलेगा, हम लेंगे अमलगामेटेड कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसमें ऐड कर देंगे अमलगामेटिंग कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ अमलगामेशन, अमलगामेशन, यानी कि देखो ना, इसकी तो जीरो थी, पर इसकी एट द टाइम ऑफ अमलगामेशन कितनी थी, 200 CR की थी, तो बस जोड़ दो, तो टोटल हो गया 200 CR। हाँ, अब बताओ, अब तुमने कितने का किया था, तुमने 200 करोड़ का रिडक्शन किया, हाँ, तो आ गया ना हमारे पास भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 200 करोड़ का। बस अब मानो इसको 222, अब आ जाओ, अब आएगा फाइनेंस एक्ट 222, अब 2018, अब कहेगा लो, अब यहां पर डीम डिविडेंड है, समझे, समझे क्या, अमेंडमेंट समझे, अमेंडमेंट इतनी सी थी, मतलब 2018 में, आपके समय के लिए नहीं, 2018 में अमेंडमेंट पता ये थी कि हम अमलगामेटेड कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। उन्होंने कहा उसका तो जीरो है, अमलगामेटिंग कंपनी का एट द टाइम ऑफ अमलगामेशन, अमलगामेशन के समय पर कितना रिजर्व एंड सरप्लस था, उसको जोड़ दो बस, तो जो आया उतना हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लेंगे ऑफ द अमलगामेटेड कंपनी, और उस बेसिस पर क्या करते, उस पर डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन लगा। तो पहले नहीं लग पा रहा था, देखो ना, पहले कहां लग पा रहा था, आप सिर्फ हमारे साथ खेल रहे थे, अब सरकार ने उस खेल को पकड़ लिया, और सरकार कहती है ठीक है कि ठीक है भाई, अब दे दो हमारे को 200 करोड़ पर डीम डिविडेंड बना दिया, इस पर अब शेयर होल्डर देगा आराम से टैक्स। तो एक लूप होल सरकार ने बंद कर दिया क्या, दिस इज द होल प्रोविजन। चलो जी देख लो, accumulated profit और loss of the amalgamated company यानी कि XYZ प्राइवेट कंपनी shall include the accumulated profit of the amalgamating company, that is a ABC प्राइवेट कंपनी, whether capitalized or not on the date of amalgamation, उसको भी इंक्लूड कर लिया। बताओ ना, हो गया खत्म, अच्छे से समझ आ गया, 222E भी खत्म हो गया।
एफ भी खत्म हो गया और सारे को बहुत अच्छे से हमने एकदम डिटेल में इसको कवर कर लिया। डीम डिविडेंड को हमारे को अप्रोक्सीमेटली 1 hour 50 minutes के आसपास लगे, पर दिस इज द वर्थ इट। अब आपको कोई भी पॉइंट में, कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज में आपको डाउट होने ही नहीं वाला। हमने इतनी डिटेल में इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, कैसा लगा प्लीज, अगर आपने यहाँ तक देखा, एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और एक नीचे से प्यारा प्यारा सा कमेंट लिख कर जाना आपको कैसा लगा हमारा एफर्ट, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी आप नीचे लिख के बताना, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बता सकते हो, ठीक है ना। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे हम वहां पर के डाउट्स भी सॉल्व करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कौन सा कंटेंट चाहिए वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख, सॉरी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, और आप या तो मुझे टेलीग्राम सेक्शन पर भी बता सकते हो। ओके, सो जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे सबकी हेल्प होगी। तो प्लीज, आपका कुछ नहीं जाता, पर हमारे को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप ये काम करते हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो। ओके, इज दिस डन? अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप मुझे जरूर से बता देना, और आज की वीडियो कैसे लगी वो भी बता देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।